गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हालचाल। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया दिव्या। वेरी गुड मॉर्निंग। सर आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आपका इंस्टा देखा मैं। इंस्टा पे अच्छाई कैसे पता चल गई भाई अभिनव। थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका हेयर कट आईपीएस टाइप का है। हाँ मेरी तबीयत ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है साक्षी, मेरी तबीयत ठीक है। थैंक यू रितु। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच। प्रीति झा, आई एम योर बिग फैन सर। थैंक यू सो मच प्रीति झा। मैं आप सबका फैन हूँ। आप लोगों की वजह से ही मैं जो कुछ भी कर पाता हूँ, वो आप लोगों की वजह से ही। आप लोगों को ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन, मोटिवेशन देने के लिए ही। अंशी। हम्म। ऐसा कैसे तुम लोगों को पता हो रहा है कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा उसमें हूँ? नहीं बेटा, स्ट्रेस देखो लाइफ के पार्ट होते हैं, और लाइफ बिना स्ट्रेस के नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। और स्ट्रेस से दूर भगाने का जो है वो एक ही तरीका है। वो ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, ये लाइफ है तो प्रॉब्लम्स हैं, और अगर प्रॉब्लम्स हैं तो उनको आपको फेस करना पड़ेगा, और अगर करते हैं और उस फेस करके उसका सल्यूशन निकालना पड़ेगा। मैं हमेशा लाइफ में ये बात सीखा हूँ कि प्रॉब्लम आए तो आप उसके लिए रोइए मत, गाइए मत, दूसरों को मत बताइए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि दूसरे सिर्फ आप, हो सकता है कि जिन दूसरों को आप बता रहे हैं, ठीक है, उनमें से कुछ इसी इंतजार में हो कि आपके पास प्रॉब्लम आए और आप कमजोर पड़े, और मैं उसी वक्त आपको तोड़ दूं, आपको जो है वो ब्रेक कर दूं। तो आप अगर बहुत क्लोज है, आपके माता पिता हैं या आपके बहुत ही क्लोज कोई है, तो उसके अलावा किसी को अपनी प्रॉब्लम्स मत शेयर कीजिए। बस तुरंत उसके सोल्यूशन पर ध्यान दीजिए कि क्या इसका रास्ता निकल सकता है, क्या इसका तरीका निकल सकता है कि मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊं। ठीक है, तो पॉजिटिव सोल्यूशन निकालने की कोशिश में लगे रहिए। बाकी जो है वो कुछ नहीं। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो, हम लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हम लोगों ने पिछले टर्म पर कई तरीके के चीजें देखा। एक हम लोगों ने बच्चों ब्लूटूथ देखा, वाईफाई देखा, वाई मैक्स देखा। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी। हाँ, ये जो सर्दियां होती हैं उसमें जो है वो विंटर्स में सैडनेस आ जाती है। थैंक यू प्राची। चलो बेटा, इसे पढ़ लेते हैं। तो ब्लूटूथ, वाईफाई, वाई मैक्स,
ठीक है, ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले टर्म पे देखी थी। आज आपको एक इंफॉर्मेशन मतलब आज डेटा शेयरिंग डिवाइस और दिखाता हूँ जो मार्केट में अभी नई है, और इसका नाम है लाईफाई। क्या नाम है बच्चों? लाईफाई नाम है इसका। ठीक है, ये जो लाईफाई है इसका फुल फॉर्म है लाइट फिडिलिटी। लाइट फिडिलिटी, फिडिलिटी, ठीक है, लाइट फिडिलिटी, ठीक है, लाइट फिडिलिटी। तो लाईफाई का फुल फॉर्म है लाइट फिडिलिटी, यानी कि लाईफाई, लाइट फिडिलिटी लाईफाई। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, जो संचार होता है यानी कि जो डेटा ट्रांसफर होता है, ये संचार होता है किसके माध्यम से? अभी तक जो भी हम लोगों ने देखा था रेडियो तरंगों के माध्यम से, लेकिन इसमें जो अब संचार होगा वो लाइट तरंगों यानी कि कह सकते हैं प्रकाश तरंगों के माध्यम से होगा। किस माध्यम से होगा बच्चों? प्रकाश तरंगों के माध्यम से होगा। तो इसमें जो अब डेटा ट्रांसफर होगा किस तरीके से होगा? प्रकाश तरंगों के माध्यम से होगा। ठीक है, प्रकाश तरंगों के माध्यम से डेटा ट्रांसफर इसके अंदर किया जाता है। ठीक है, तो लाइट फिडिलिटी बच्चों इसका फुल फॉर्म है, प्रकाश तरंगों के माध्यम से इसमें डेटा ट्रांसफर किया जाता है। कैसे किया जाता है बच्चों? एक लाईफाई डिवाइस होती है। ये जो लाईफाई डिवाइस है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पहले जो डेटा होता है उस डेटा को ट्रांसफर कन्वर्ट कर देते हैं लाइट में, ठीक है, प्रकाश में। और फिर यहाँ पर ये जो डिवाइस होती है इसी डिवाइस में एलईडी बल्ब मौजूद होता है। ठीक है, एलईडी बल्ब मौजूद होता है, एलईडी बल्ब मौजूद होता है। अब होता क्या है कि डेटा को पहले प्रकाश में परिवर्तित किया जाता है लाईफाई डिवाइस के द्वारा। फिर उसके बाद जब डेटा को प्रकाश में कन्वर्ट किया जाता है तो एलईडी बल्ब, ये जो प्रकाश होता है ये एलईडी बल्ब के माध्यम से जो है वो प्रकाश निकलता है। और दूसरी तरफ जो लाईफाई डिवाइस होती है, दूसरी जो लाईफाई डिवाइस होगी वो लाईफाई डिवाइस के पास क्या होगा? रिसीवर होगा। ठीक है, रिसीवर होगा, और ये रिसीवर क्या करेगी? इस लाइट को एब्जॉर्व करेगी और इस लाइट को फिर से किस में कन्वर्ट कर देगी? डेटा में कन्वर्ट कर देगी। तो इस तरीके से सारा काम होता है। मतलब सबसे पहले क्या किया जाता है बच्चों? ठीक है, सबसे पहले क्या किया जाता है, डेटा को प्रकाश में बदला जाता है। मान लीजिए कोई फिल्म है आपकी, तो फिल्म है आपकी, फोटो है आपका, कोई भी रिकॉर्ड है, तो उससे पहले प्रकाश में कन्वर्ट किया जाएगा। प्रकाश जो है वो एलईडी बल्ब से आपकी लाईफाई डिवाइस से निकलेगा और फिर उसके बाद ये सीधी रेखा में पहुंचेगा दूसरी डिवाइस पर जहां पर आप ये डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो। दूसरी डिवाइस के पास रिसीवर होता है, ये डिवाइस इस लाइट डेटा को रिसीव कर लेती है और फिर उसे डेटा में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, मतलब वो जो पिक्चर थी या वो वीडियो था वो प्रकाश के माध्यम से पहुंचा आपकी डिवाइस पर और आपकी डिवाइस ने उसको पिक्चर वीडियो में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से बच्चों ये लाईफाई काम करता है। तो लाईफाई को लाइट फिडिलिटी कहते हैं। प्रकाश तरंगों के माध्यम से इसमें डेटा ट्रांसफर होता है, डेटा को प्रकाश में बदलकर ट्रांसफर किया जाता है, इस तरह से काम करता है। तो ये इसका जो फायदा है, इसकी जो रेंज है, यानी कि इसकी जो रेंज है, जिस रेंज की बात अगर की जाए तो एक दिक्कत ये है इसकी कि इसकी रेंज में अगर रास्ते में कोई इंसान खड़ा हो गया, कोई दीवार आ गई, कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, तो ऐसी कंडीशन में ये लाइट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, लाइट ट्रांसफर नहीं होगा और डेटा जो है वो वहां से यहाँ से वहां तक नहीं जाएगा। तो रेंज, इसका मतलब ये है कि इसकी रेंज थोड़ा कम होगी एक हॉल के अंदर। ठीक है, जहां पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, एक कमरे के अंदर इसको यूज किया जा सकता है, इसके बाहर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दीवार, ये जो है रेडियो तरंगों की तरह से दीवार, जैसे वाईफाई हम लोग यूज करते हैं तो एक कमरे में वाईफाई लगा हुआ है लेकिन दूसरे कमरे में जाकर बैठकर हम यूज कर सकते हैं। यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर जो है एक कमरा, एक दीवार, एक कमरा, एक हॉल के अंदर ही इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद जो है इसका प्रयोग किया जा सकता है, इसके बाहर नहीं किया जा सकता। स्पीड की बात की जाए तो इसकी स्पीड जो होगी वो बहुत ही अल्टीमेट है। अभी तक आपने इतनी ज्यादा स्पीड किसी से नहीं देखी होगी कि जिस स्पीड से डेटा ट्रांसफर किया जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 224 जीबीपीएस के हिसाब से डेटा ट्रांसफर करेगी। सोचिए, अभी तक आप लोग कितना देख रहे थे, 1 जीबीपीएस या फिर 4 जीबीपीएस के करीब देख रहे थे डेटा ट्रांसफर की स्पीड। इसमें 224 जीबीपीएस के करीब जो है वो डेटा
ट्रांसफर किया जा सकेगा, 224 जीबीपीएस के हिसाब से डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा। इसके अलावा ये वहां पर भी ये इससे डेटा ट्रांसफर किया जा सकेगा, जैसे कि आप जहां पर पहले वाईफाई से नहीं यूज होता है, जैसे आप लोग इसका उपयोग जो है वो कहां पर किया जा सकता है, ऐसी जगह पे जहां पर वाईफाई नहीं उपयोग किया जा सकता। जैसे कहां वाईफाई उपयोग नहीं किया जा सकता है, जैसे कि आईसीयू के अंदर। ठीक है, आईसीयू जो इमरजेंसी, जहां पर आपने देखा होगा कि इंटेंसिव केयर यूनिट हॉस्पिटल में आईसीयूज होते हैं ना, तो वहां पर क्या होता है कि हम लोग वाईफाई नहीं यूज करते। क्यों नहीं वाईफाई यूज करती? क्योंकि वाईफाई से जो तरंगे निकलती हैं, वाईफाई से जो कह सकते हैं कि रेडियो तरंगे निकलती हैं, वो हमारे जो है वो वाईफाई से जो तरंगे निकलती हैं वो वाईफाई तरंगे रेडियो तरंगे निकलती हैं, और ये रेडियो तरंगे जो आईसीयू में डिवाइसेस लगी होती हैं, लाइफ सेविंग डिवाइसेस, उनको जो है क्या कर देती हैं, उनको जो है डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में वाईफाई का उपयोग आईसीयू में नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाईफाई से निकलने वाली रेडियो तरंगे जो है हमारे आईसीयू की जो डिवाइसेस हैं उनको डिस्टर्ब कर सकती हैं। ठीक है, तो वहां पर नहीं किया जा सकता। लेकिन लाइफाई में प्रकाश तरंगों का प्रयोग होता है, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर आईसीयू जैसे जगहों पर जो है वो हम लोग वाईफाई की जगह पर लाइफाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हवाई जहाज के अंदर उड़ान जब आप भरते हैं तो हवाई जहाज के अंदर तुरंत लाइफाई को रोक दिया जाता, सॉरी, वाईफाई को रोक दिया जाता है। वहां पे आप इंटरनेट नहीं यूज कर सकते, क्योंकि इंटरनेट से निकलने वाली जो रेडियो तरंगें होती हैं वो जहाज के जो जीपीएस सिस्टम होती है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती हैं। इसलिए आप देखिए, जब भी आप जहाज से उड़ान भरेंगे तो जहाज में जब आप उड़ान भरेंगे तो जहाज में उड़ान भरते वक्त जो है आपको उससे पहले ही वहां पर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि भैया आप अपना फोन या तो स्विच ऑफ कर लें, या फिर जो है आप जो है वो उसे जो है फ्लाइट मोड में डाल दें। ठीक है, फ्लाइट मोड में डालते हैं तभी आप मतलब उड़ान भर सकते हैं, मतलब आपको सबको एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये इसीलिए दिया जाता है क्योंकि आपके फोन अगर ऑन रह गया तो उससे निकलने वाली जो रेडियो तरंगे होंगी वो हमारे जहाज की जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हवाई जहाज में इसका आप लाइफाई का उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि लाइफाई से रेडियो तरंगे नहीं निकलती हैं बल्कि जो है लाइट तरंगे निकलती हैं, तो यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो आईसीयू में, हवाई जहाज में, इसके अलावा जो है जो और भी जो जगह जहां पर जो है वाईफाई का उपयोग नहीं किया जा सकता है वहां पर लाइफाई का उपयोग किया जा सकता है। अब ये सवाल तुम जरूर पूछोगे कि इसका मतलब सर इसका उपयोग जो है आईसीयू और हवाई जहाज में ही किया जाएगा? नहीं बेटा, मैंने कहा है कि हर जगह किया जा सकता है, वहां पर भी किया जा सकता है जहां पर नॉर्मल वाईफाई का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए बात कहा जा रहा है। ठीक है, तो उपयोग हर जगह किया जाएगा, हर जगह हो सकता है। ठीक है, इंक्लूडिंग, मतलब कि अगर हर जगह हो सकता है इंक्लूडिंग आईसीयू, हवाई जहाज, इन सबको में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो लाइफाई जो है बच्चों मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अभी ये पूरी तरीके से जो है वो नहीं मार्केट में आई है, लेकिन बहुत जल्दी ये मार्केट में आ जाएगी। एक कंपनी है उसका नाम है प्योर लाइफाई। क्या नाम है? प्योर लाइफाई। ठीक है, प्योर लाइफाई नाम की कंपनी है, प्योर लाइफाई। ये कंपनी जो है एक बहुत बड़े एक वैज्ञानिक हैं, एक बिजनेसमैन हैं, उनका नाम है हेराल्ड हास। ठीक है, उनका नाम क्या है? हेराल्ड हास। तो हेराल्ड हास की कंपनी है, उसका नाम है प्योर लाइफाई, ये नाम की कंपनी है। इसी ने सबसे, ये जो हेराल्ड हास हैं यही जन्मदाता माने जाते हैं, ये लाइफाई के जो जन्मदाता हैं वो यही हेराल्ड हास हैं। बाकी इन्हीं की कंपनी है प्योर लाइफाई, जो पहली डिवाइस जो है वो लाइफाई की उसने बनाई है। तो दुनिया की पहली लाइफाई डिवाइस जो है वो दुनिया की पहली लाइफाई, दुनिया की पहली लाइफाई जो डिवाइस है, पहली जो लाइफाई डिवाइस है वो लाइफाई डिवाइस कौन बनाया है? प्योर लाइफाई नाम की कंपनी। और ये कंपनी किसकी है? हेराल्ड हास की। और इसके जन्मदाता, लाइफाई के जन्मदाता जो है वो कौन है? जो है वो हेराल्ड हास हैं। ठीक है, तो ये बात, इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को बताई, होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर है? जल्दी बताइए कि लाइफाई क्या होता है, लाइफाई में जो है किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, ये सब बातें बिल्कुल क्लियर हैं? नहीं, अभी इसका उपयोग IEEE जो है वो कोड नहीं दिया गया है। ठीक है, अभी नहीं दिया क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, अभी इस पर काम चल रहा है, तो अभी इसका कोई ऐसा कोड नहीं दिया गया है।
हाँ, जैसे लाईफाई यूज किया जाता है वैसे वाईफाई, जैसे वाईफाई यूज किया जाता है वैसे ही लाईफाई भी यूज किया जाएगा, लेकिन जब आ जाएगा तब, मतलब जब मार्केट में आ जाएगा तब, अभी ये मार्केट में पूरी तरह से नहीं आया है। नोट कर लीजिए इसे बच्चों। तब यूरोप और अमेरिका की कंपनियां होती हैं तनु बाजवा। इसका इस्तेमाल वैसे ही करेंगे जैसे वाईफाई करते हैं विद्या भारती। रश्मि तोमर क्या नहीं हो सकता है? हो गया बच्चों? चलिए, तो ये लाइफ आई डिवाइस है, लाइट फिडेलिटी प्रकाश तरंगों के माध्यम से, ठीक है, इसमें जो है डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। एक हॉल, एक कमरे के अंदर इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। 224 जीबीपीएस की स्पीड है। हर जगह आईसीयू, हवाई जहाज, हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। प्योर लाइफ आई नाम की कंपनी है हेराल्ड हॉस की। वाह, क्या डेडिकेशन है दिव्या पांडे का। दिव्या पांडे को सैल्यूट है कि उन्होंने वो इतना जबरदस्त डेडिकेशन दिखा रही हैं। हॉस्पिटल में हैं लेकिन जो है वो उनको इतनी इंटरेस्टिंग क्लास लगती है कि वो हॉस्पिटल में रहकर भी मेरी क्लास जो है वो कर रही हैं। बहुत अच्छी, ये डेडिकेशन आपको सफलता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएगा दिव्या पांडे। शाबाश। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो तो आप आराम करिए, बाकी बाद में जो है वो इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी जो बैकग्राउंड में कुछ लोग बोल रहे थे ना कि आवाज़ आ रही है, तो वो एग्जैक्टली थोड़ा सा यहाँ पे शायद रोड वगैरह बन रही है, तो वो वहाँ पर उसकी है, तो थोड़ा सा आज आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। बाकी जो है वो आवाज़, मतलब इतना तो समझ में आ ही रहा होगा ना सब कुछ। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक दूसरे सिस्टम की, जिसे हम लोग बोलते हैं एनएफसी सिस्टम। एनएफसी सिस्टम यानी कि एनएफसी यानी कि नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसे कहा जाता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहा जाता है, ठीक है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अब ये जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, इसे ये भी एक तरीके की डेटा ट्रांसफर करने की डिवाइस है, ठीक है। ये रेडियो तरंगों के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है यूज की जाती हैं रेडियो तरंगे यूज की जाती हैं बच्चों।
ठीक है। और इसके अंदर जो है, जो खास बात है, जैसे ब्लूटूथ है उसी तरह से ये भी काम करती है। हाँ। तो यहाँ पर, अरे भैया आप इधर देख लो, अभिनव कुमार पांडे, तुम कैसे जानते हो? तुम उसके साथ में हो क्या यार? नहीं, मेरी माइक में प्रॉब्लम नहीं है। चलो इधर देखो। तो नियर फील्ड कम्युनिकेशन, रेडियो तरंगों के माध्यम से कम्युनिकेशन होता है। अब ये जो रेडियो तरंगों के माध्यम से जो कम्युनिकेशन होता है बच्चों, ठीक है, इसमें क्या होता है, ये जो एनएफसी डिवाइसेस होती हैं, आपके मोबाइल में भी एनएफसी होगा। अगर आपने पिछले 1-2 सालों में मोबाइल खरीदा होगा तो उसमें भी ये एनएफसी वाला सिस्टम होगा। और एनएफसी में ये होता है कि डेटा ट्रांसफर तो होता है लेकिन दूर से नहीं होता है। इसमें दोनों डिवाइसेस को कम से कम 4 सेंटीमीटर करीब लाना पड़ता है। ठीक है, कम से कम 4 सेंटीमीटर करीब लाना पड़ता है। तो कम से कम जब 4 सेंटीमीटर करीब लाओगे या एक दूसरे से बिल्कुल टच करा दोगे, तभी एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और तभी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। तो एनएफसी जो है वो, और जो डेटा ट्रांसफर वाली जो डिवाइसेस हैं उनसे बेहतर, उनसे अलग कैसे होता है बच्चों? उनसे अलग, उनसे बेहतर इस तरह से होता है, ठीक है, उनसे बेहतर, उनसे अलग इस तरह से होता है कि इसमें जो है, जब भी कम्युनिकेशन होगा तो आप दोनों डिवाइसेस को बिल्कुल करीब लाओगे, लगभग कम से कम 4 सेंटीमीटर करीब लाओगे, और उसके बाद ही ये कम्युनिकेट कर सकती हैं। उसके बाद ही जो है ये आपस में कनेक्ट हो सकती हैं, इसके बाद ही आपस में जो है डेटा ट्रांसफर कर सकती हैं। सर इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है बच्चों कि पहले जैसे कि वाईफाई जो है वो, उसकी रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसके अलावा ब्लूटूथ की रेंज 10 मीटर के करीब है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है जब रेंज ज्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है वो, जो भी डिवाइस है, चाहे वो ब्लूटूथ डिवाइस है चाहे वो वाईफाई डिवाइस है, उसे हैक किया जा सकता है। ठीक है, हैक किया जा सकता है, क्योंकि भाई कोई भी दूर पर बैठे बैठे, जैसे आपका मान लीजिए कभी कभी ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ ऑन रह गया। अब जब अगर ब्लूटूथ ऑन रह जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप अगर अपना मोबाइल अभी ऑन कीजिए, तो जितने लोगों का ब्लूटूथ ऑन होगा वो आपके फोन में दिखाने लगेगा कि ये लोग जो है ब्लूटूथ उनका ऑन है। तो अब ऐसी कंडीशन में जो हैकर्स होते हैं वो जो ब्लूटूथ ऑन रह जाता है उसमें हैक करके उनके उनके फोन में वो पहुंच सकते हैं। उनमें जो भी डेटा है उसे जो है वो एक तरीके से चुरा सकते हैं। उनके फोन के अंदर जाकर झांक सकते हैं, उनके फोन के अंदर ओटीपी पढ़ सकते हैं, उनके फोन के अंदर जो है वो पिक्चर्स देख सकते हैं, मतलब उनकी पिक्चर्स, उनकी पर्सनल पिक्चर्स देख सकते हैं, वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सब हो सकता है। तो ब्लूटूथ, इसे बोलते हैं ब्लू जैकिंग कहा जाता है। इसे ब्लू जैक मतलब कि किसी भी अगर ब्लूटूथ वाले फोन को हाईजैक कर लेना, ब्लूटूथ वाला जो फोन होता है उसको हाईजैक कर लेना या उसको जो है वो हैक कर लेना, इसे ब्लू जैकिंग कहा जाता है। तो सबसे कम आपने देखा, सबसे कम जो रेंज होती है वो किसकी होती है? ब्लूटूथ की होती है, 10 मीटर के करीब ही होती है। लेकिन उसको भी हैक किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कम से कम 10 मीटर में बैठा व्यक्ति जो होता है, जो हैकर होगा, वो उसे हैक कर सकता है। लेकिन इसमें एनएफसी में फायदा ये होता है कि एनएफसी में जब तक दोनों डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं करोगे, दोनों डिवाइसेस बिल्कुल करीब नहीं लाओगे, 10 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, 4 सेंटीमीटर से भी करीब नहीं लाओगे, तब तक ये दोनों एक दूसरे को आइडेंटिफाई नहीं करेंगी, एक दूसरे से जो है कनेक्ट नहीं होंगी। और जब ये कनेक्ट नहीं होंगी तो आप किसी भी तरीके से डेटा ट्रांसफर ही नहीं कर पाओगे। अब हैकर ऐसा तो करेगा नहीं कि आपके पास आके आपकी डिवाइस से कहेगा लाओ मैं आपकी डिवाइस हैक करना चाहता हूं, दोनों डिवाइसेस को हम लोग मिला दें, ऐसा तो नहीं करेगा। ठीक है, तो और ऐसा आप भी नहीं करेंगे। तो इसलिए बच्चों ये जो एनएफसी वाला मामला है, इसमें भी जो है सारा काम वैसे ही होता है जैसे ब्लूटूथ करता है, लेकिन इसमें फायदा ये होता है कि इसकी हैकिंग बहुत मुश्किल होती है, इसको बेहद करीब लाकर जो है इसका उपयोग किया जाता है। तो इसलिए बच्चों इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो ये हमारे डेटा को सेफ रखती है। तो इसमें क्या होता है, डेटा सेफ रहता है, इस सेफ रहता है। इसके अलावा इसकी हैकिंग थोड़ा मुश्किल होती है। हैकिंग जो है वो इसकी हैकिंग मुश्किल होती है। ठीक है, इसकी जो हैकिंग होती है बच्चों
वो मुश्किल होती है। तो ये इसकी खास बात है। बाकी काम जो है वो जैसे और सारे डिवाइसेस करते हैं वैसे ही करते हैं। तो आजकल जो है आपके फोन में, आजकल जो है वो आपके फोन वगैरह में हर जगह इसका प्रयोग किया जा रहा है, जहां जहां पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। चाहे वो आप इसकी बात करें, चाहे आईडी कार्ड, ऐसे आईडी एनएफसी आईडी कार्ड हैं, उनका उपयोग किया जा रहा है टाइम और अटेंडेंस के लिए। आपके पास जो है किसी ऑफिस में आप जॉब करते हैं या किसी कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी आपको आप कार्ड जाते हैं चिपका देते हैं, और उसके बाद जो है वो मतलब उससे जो डिवाइस होती है बिल्कुल चिपका देते हैं, तो आपकी अटेंडेंस लग जाती है। इसके अलावा होटल वगैरह में भी आजकल जो है वो चाबी ना देकर कार्ड देते हैं, कार्ड जब आप चिपकाते हैं तो वो काम चलता है। ठीक है, इस तरह से लगभग हर जगह जो है अब एनएफसी कार्ड्स का यूज किया जाने लगा है। ठीक है, तो एनएफसी बच्चों नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहलाता है, रेडियो तरंगे काम करती हैं इसके अंदर। ठीक है, डेटा सेफ है, हैकिंग थोड़ा मुश्किल होती है क्योंकि ये बेहद करीब लाने से ही एक दूसरे से कनेक्ट, दो डिवाइसेस के बेहद करीब लाने से ही ये कनेक्ट होता है। तो होप कि ये बच्चों बिल्कुल बात आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? नहीं भाई, पर्दे पर मूवी अलग चीज होती है। ठीक है, पर्दे का कॉन्सेप्ट अलग है। सब जगह अजय जायसवाल, सब जगह होता है। हाँ, डेटा का मतलब मोबाइल फोटो है, फोटो का है, वीडियोस हैं, जो भी कुछ आपके फोन में अवेलेबल है वो सब जो है वो डेटा ही कहलाएगा। ठीक है, इवन कि इंटरनेट भी एक तरीके का डेटा ही है। समझ में आ गई बात? संचार साथी ऐप है, वो कोई कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए। नोट हो गया बच्चों? तो आज इसमें इसको नोट कर लीजिएगा कि टाइम और अटेंडेंस लगाने में, ठीक है, मतलब आईडी कार्ड की तरह से, आईडी कार्ड में आजकल यूज किया जाता है। ठीक है, टाइम और अटेंडेंस लगाने में। ठीक है, ऑफिस में, ऑफिस में इसका उपयोग किया जा रहा है। होटल, होटल में जो है वो कमरों के अंदर इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, टिकट वगैरह करने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है कैशलेस पेमेंट करने में, कैशलेस पेमेंट करने में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इन सब जगहों पर इनका प्रयोग किया जा रहा है। ये कार्ड में ही चिप लगाई जाती है, उसी में इसका यूज होता है।
जैसे क्रेडिट कार्ड में यूज होता है ना, क्रेडिट कार्ड में वाईफाई वो लाईफाई इसका यूज किया जा सकता है, मतलब ये एनएफसी का किया जा रहा है। वाईफाई को फिरोजा बताया ना कि वाईफाई को हैक किया जा सकता है, इसको हैक नहीं किया जा सकता है। चलो एक और सिस्टम देख लेते हैं बच्चों, आरएफआईडी सिस्टम। आरएफआईडी सिस्टम, आरएफआईडी सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है बच्चों? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें भी रेडियो तरंगे यूज होती हैं, ठीक है। रेडियो तरंगों का उपयोग होता है, तरंगों का उपयोग होता है कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। लेकिन इसमें वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन यानी एक तरफा संचार होता है, एक तरफा संचार होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है। वन वे कम्युनिकेशन का मतलब एक तरफा संचार, ठीक है। वन वे कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। कैसे? आप लोग होटल उसमें जाते हैं, इधर देखिएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। वो अब आप लोग जो है कभी भी आप लोग मार्केट में जाते हैं, किसी बिजनेस उस पे शॉपिंग करने जाते हैं, तो जब कभी भी आप शॉपिंग करने जाएंगे तो जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह के अंदर आपने देखा होगा कि जो भी सामान मिलता है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जो भी सामान मिलता है उस सामान पर एक सफेद कलर की ऐसे ऐसे एक स्टिकर लगा होता है, एक व्हाइट कलर का स्टिकर लगा होता है। और ध्यान से देखिएगा तो अगर उसको टच करके देखेंगे तो एक लगता है कि अंदर कोई चिप जो है चिपकी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपको व्हाइट कलर का स्टिकर लगा होता है इसे आरएफआईडी टैग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? आरएफआईडी टैग कहा जाता है। तो कभी भी आप किसी मॉल वगैरह में वो सारी देखिएगा। फिरोजा अहमद, मैंने तुरंत जवाब आपका दिया कि हाँ, हैक किया जा सकता है, वाईफाई के जरिए भी किया जा सकता है, ठीक है, बता दिया। और ऐसा मत बोला करो कि सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा तो कोई तुमसे जो है वो दुश्मनी नहीं है, या तुम मेरी प्रॉपर्टी दे के नहीं भागी होगी जो तुम्हारा जवाब नहीं दूंगा। सामने पड़ेगा तो आंसर का जवाब दूंगा। अपना टाइम खराब मत करो, इधर देखो। तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी आप लोग मॉल वगैरह में जाते हैं तो आप जब सामान कोई खरीदते हैं तो सामान के पीछे आप देखिए जहां पर प्राइस वगैरह लगा होता है वहां पे व्हाइट कलर का स्टिकर लगा होता है। व्हाइट कलर का स्टिकर जो लगा होता है उसको अगर आप टच करेंगे तो वहां पर टच करने पर वहां पर चिप टाइप की लगी आपको महसूस होगी। तो इसे बोलते हैं ये जो व्हाइट कलर का स्टिकर लगा होता है बच्चों, इसे बोलते हैं आपका जो है वो आरएफआईडी टैग कहा जाता है, ठीक है। इस आरएफआईडी टैग के अंदर आपके उस सामान की सारी इंफॉर्मेशंस मौजूद होती हैं। सारी इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि भाई ये सामान कब बना, कब मैन्युफैक्चर किया गया, सब कब ये इस मार्केट प्लेस में आया, ठीक है, मार्केट प्लेस में आया, इसकी क्या प्राइस है, इसमें क्या कंसेशन है, सारी इंफॉर्मेशन इस चिप के अंदर जो है वो फीड कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसे आरएफआईडी टैग कहते हैं। फिर आपको ये सामान पसंद आ जाता है, सामान पसंद आ जाता है तो आप सामान लेकर अपने जो वहां पर जो सामान बेच रहा होता है, मतलब जो वहां पे जहां पे बिल कर रहा होता है, तो बिल वाले को देते हैं। जैसे बिल वाले को देते हैं, बिल वाला जो है जो वहां पर मैनेजर होता है, जो भी वहां पे सेल कर रहा होता है, वो क्या करता है, एक ऐसा मशीन उठाता है। आपने देखी होगी ऐसी मशीन उठाता है जैसे यहाँ पर आपको दिख रही है। इसे आरएफआईडी रीडर कहते हैं, ठीक है। ये आरएफआईडी रीडर को ले जाकर वो जो आरएफआईडी टैग होता है उसके सामने ऐसे स्कैन कर देता है। जैसे इसके स्कैन करता है, ठीक है, स्कैन करता है, वैसे ही जितनी भी इंफॉर्मेशन उस
मतलब उस जो भी चीज वो बेची जा रही है, उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है यहाँ पर कंप्यूटर पर, उसके कंप्यूटर पर लिख कर चली आती है कि ये जो आपने सामान खरीदा है उसका नाम क्या है, कब मैन्युफैक्चर किया गया, कब इसकी एक्सपायरी है, कब इसका जो है वो इसके क्या प्राइस है, इस पे क्या कंसेशन है, वो सब लिख कर आता है। और फिर वो कहता है कि सर मैं इसे वो कर दूं, तो कह देती है हाँ यस कर दीजिए, तो वो ऑन कर देते हैं और फिर उसके बाद वो सामान जो है वो बिक जाता है। ठीक है, फिर आपसे पेमेंट ले लेते हैं और फिर पेमेंट लेकर जो है आपको जो है वो सामान दे देते हैं। और बाद में क्या करते हैं, ये जो व्हाइट कलर का टैग होता है इसे फाड़ देते हैं, आपने देखा होगा फाड़ दिया जाता है। तो ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आप लोगों ने रेगुलर मॉल्स वगैरह में देखा होगा। रेगुलर अगर कभी आप शॉपिंग करने गए होंगे तो आपके साथ आपने देखा होगा, लेकिन इसके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो बच्चों ये इसे कहा जाता है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसमें एक तरफा संचार होता है, यानी ऐसा नहीं कि टू वे में कम्युनिकेशन हो रहा है, बल्कि एक तरफा संचार होता है। तो इसे RFID बोलते हैं। जो व्हाइट कलर का जो चिप लगी, व्हाइट कलर का जो टैग लगा होता है उसे RFID टैग कहते हैं। इसके अलावा ये होता है RFID रीडर। RFID रीडर से RFID टैग को स्कैन करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेकर और फिर उस सामान को बेचा जाता है, बाद में उसे निकाल दिया जाता है। तो ये सारा सिस्टम काम करता है, इसे RFID सिस्टम के नाम से जाना जाता है। रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा इसका उपयोग जो है और भी जगह RFID का यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ कार वगैरह में, जैसे आप लोगों ने वो देखा है, ध्यान जरूर दिया होगा कि जब भी आप कार जो है किसी जो है हाईवे पर लेकर जाइए, तो उस कार का एक तरीके से कह सकते हैं कि आजकल हम लोग फास्टैग का यूज करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फास्टैग का यूज किया जाता है। तो ये जो फास्टैग यूज किया जाता है, ठीक है, ये गाड़ियों के अंदर स्कैन करके आपका वो टोल टैक्स काटा जाता है। जो हाईवे पर जाने पर जो टोल टैक्स कटता है वो फास्टैग आपके जो कार होता है उसके शीशे के ऊपर एक ऐसे ही बना होता है, ठीक है, एक चिप सी लगी होती है, एक स्टिकर लगा होता है, उसी को स्कैन करके आपका टोल टैक्स जो है वो काट लिया जाता है। तो ये जो फास्टैग यूज होता है रोड में टोल टैक्स को काटने के लिए, उसमें वो भी एक तरीके का RFID का एग्जाम्पल है। इसके अलावा सामान वगैरह के ऊपर तो मैंने आपको बता ही दिया लगा होता है। इसके अलावा कहीं होटल वगैरह में आप एंटर करते हैं तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है, या किसी ऑफिस में जब आप जाते हैं तो वहां पर जो आपका पहचान पत्र में भी जो है, पहचान पत्र में भी आजकल क्या किया जा रहा है, RFID का यूज किया जा रहा है। बहुत सारे जो हैं वो जानवर हैं, जैसे बहुत सारे बाघ हैं, बहुत सारे जो हैं वो जानवर हैं जो विलुप्त हैं, प्राय होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। तो उनको कोई उनकी पोचिंग ना कर ले, उनका शिकार ना कर ले, तो आजकल बहुत सारे जानवरों के अंदर ये RFID टैग उनके गले में बांध दिया जाता है, जिससे कि उनको ट्रैक किया जा सके और उनको जो है जो भी शिकारी हैं उनसे बचाया जा सके। तो एनिमल ट्रैकिंग में, यानी कि जानवरों को ट्रैक करने के लिए भी इसका प्रयोग आजकल किया जा रहा है। तो जंगलों के अंदर इनके गले में बांध दिया जाता है। इसकी वजह से जैसे बड़े बूढ़े हैं, बच्चे हैं, ठीक है, उनको ट्रैक करने के लिए, ठीक है, उनके हाथ में एक घड़ी टाइप की पहना दी जाती है। तो वो जो होते हैं वो फिर उसके बाद वो कहीं पर भी जाएं, कहीं कैसे भी जाएं, तो उनको ट्रैक किया जा सकता है इस RFID की मदद से। तो पर्सनल ट्रैकिंग के लिए भी यूज होता है, ID कार्ड की तरह से भी यूज होता है। इसके अलावा जो है कोई भी चीज, आपका कोई सामान है तो उसको ट्रैक करने के लिए कहाँ पहुंचा है, किस तरह से पहुंचा है। जैसे आजकल जो है आर्मी जो है आर्मी जो है वो अपने जितने भी गोला बारूद हैं उन गोला बारूदों में भी RFID लगाने लगी है, जिससे कि कहीं पर भी गोला बारूद जाए तो उसे कोई भी आतंकवादी या कोई उसको चुरा कर कहीं पर भी ले जाएगा तो उसको हम ट्रैक कर सकेंगे कि ये गोला बारूद कहाँ जा रहा है। तो ये सब में भी हम लोग RFID का यूज कर रहे हैं। तो बच्चों RFID मैंने आपको बताया, RFID क्या है। RFID में एक चिप होती है जिसे RFID टैग कहते हैं, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन रखी होती है, मतलब उसके अंदर फीड होती है उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट की या चीज की, ठीक है। उसको ट्रैक किया जा सकता है, उसको ट्रैक किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो उसको रीड किया जा सकता है, RFID रीडर के जरिए इसको रीड करके उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती हैं। और आजकल इसका प्रयोग जो है बहुत बृहद रूप में हो रहा है, कहीं पर भी सामान को मैनेज करने के लिए, पहचान पत्र के लिए, जानवरों को ट्रैक करने के लिए, फास्टैग के अंदर, पर्सनल ट्रैकिंग के अंदर, ID कार्ड की तरह से, इवन की आर्मी में गोला बारूद को भी मैनेज करने के लिए जो है RFID टैग को यूज
किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर से रेडियो तरंगें निकलती रहती हैं और रेडियो तरंगों के माध्यम से उनको ट्रैक किया जा सकता है कि वो चीज कहाँ पहुंची, कैसे पहुंची। तो ये सब जगहों पर आजकल बच्चों क्या किया जा रहा है, आरएफआईडी टैग का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, आरएफआईडी जो मैंने आपको बताया। बिल्कुल बिल्कुल, जो अच्छी लाइब्रेरीज हैं वहां पर बुक को जमा करते वक्त भी यूज किया जाता है। हाँ, ऑनलाइन सामानों में भी हो सकता है। बिल्कुल, बात क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। कोई अलग से मटेरियल नहीं बना होता ईशा, इसमें चिप्स होती हैं जो सिलिकॉन वगैरह से बनी होती हैं, बाकी जो कार्ड होता है वो प्लास्टिक का ही बना होता है। एंटीना वाला मत लिखिए, बस आप आरएफआईडी टैग, आरएफआईडी रीडर लिखिए। ठीक है, बहुत जरूरी नहीं है एंटीना, हर जगह नहीं इसका यूज होता। बहुत बढ़िया।
बात बिल्कुल क्लियर बच्चों, नोट कर लिया? यश साहू एक बार में समझ लिया करो, ठीक है? 10 बार उस चीज को एक बार में नहीं, 3 4 बार मैं समझाता हूँ ऑलरेडी। और मजे लेने के लिए क्लास में मत बैठा करो, एक बार और समझा दो, ठीक है? यहाँ पे तुमने खरीद नहीं रखा है किसी को, ठीक है? 4 4 5 5 बार समझाया जाता है, उसके बाद जो है वो पता नहीं क्या किस मूड में रहते हो। ये भारतीय सेना वाला आपने नोट कर लिया ना? भारतीय सेना भी जो है आरएफआईडी का यूज कर रही है अपने गोला बारूदों को ट्रैक करने के लिए, ठीक है? बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? एक एक चीज को 4 4 5 बार समझाओ, उसके बाद आ जाते हैं। नहीं हमको बता, क्या कहते हैं, फिर से एक बार समझा दी, क्योंकि मैं तो चाय पीने चला गया था, मैं तो सो गया था। बिल्कुल क्लियर है सबको? बहुत बढ़िया। चलिए, ये सारी चीजें जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा मोबाइल जो टेक्नोलॉजी है। अभी तक तो हम लोग कम्युनिकेशन वाले जो सिस्टम थे उसके उस पर बात कर रहे थे। तो कम्युनिकेशन वाले सिस्टम में हम लोगों ने बात करी आपको वाईफाई, लाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, वाई मैक्स, बहुत सारी चीजें बात करी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थोड़ा सा मोबाइल टेक्नोलॉजी पर। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो एक मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, ध्यान से देखिएगा, एक मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है जिसे एल और वो एल के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं। अब ये इसमें डिफरेंस क्या होता है तो देखिएगा बच्चों, एल का फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है? एल का फुल फॉर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और वो एल का फुल फॉर्म क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होता है, इधर ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो एल होता है बच्चों लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वो एल मतलब होता है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, ठीक है? अब एल की टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जब आप किसी मोबाइल से कम्युनिकेट करते हो, ठीक है, इसको अच्छा, सबसे पहले ये लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन यानी इस टेक्नोलॉजी को कौन लेकर आया था? इसको सबसे पहले इंडिया में लेकर आया था एयरटेल। कौन लेकर आया था? एयरटेल लेकर आया था। और ये वो एलटीई टेक्नोलॉजी कौन से लेकर आया था? ये इंडिया में लेकर आया था सबसे पहले जियो लेकर आया था, ठीक है? तो एयरटेल सबसे पहले ले आया लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी, जियो लेकर आया था वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या बेसिक चीज होती है बच्चों कि जब कभी भी आप जिस मोबाइल के अंदर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन होगा यानी एलटीई टेक्नोलॉजी होगी, तो उसमें आप कम्युनिकेशन यानी कि आप किसी से वॉइस कॉल, ठीक है, वॉइस कॉल जो होती है वो या तो वॉइस कॉल कर पाओगे या फिर आप जो है वो मोबाइल डेटा यूज कर पाओगे, यानी एक समय पर एक ही काम कर सकते हो, ठीक है? या तो वॉइस कॉल किसी से कर सकते हो या उस वक्त मोबाइल डेटा का उपयोग कर सकते हो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते हो, ठीक है? ये इसमें दिक्कत होती थी। तो वॉइस कॉल या कर सकते हो या तो मोबाइल, मतलब वॉइस कॉल करोगे तो मोबाइल डेटा कट जाएगा, मोबाइल डेटा यूज करोगे तो वॉइस कॉल से बात आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं कर सकते हैं, ठीक है? इसमें ये जो जियो वाली टेक्नोलॉजी है, जियो वाली टेक्नोलॉजी यानी जिसे वो एलटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसमें दोनों काम आप कर सकते हो एक साथ। आप क्या कर सकते हो? एक साथ जो है वो वॉइस कॉल, ठीक है, एक साथ वॉइस कॉल और साथ ही साथ एक साथ जो है वो आप इंटरनेट यानी कि आप इंटरनेट दोनों का उपयोग कर सकते हो। तो एक साथ वॉइस कॉल और इंटरनेट दोनों का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है? जबकि वहां पर जो एलटीई टेक्नोलॉजी थी उसमें या तो वॉइस कॉल करते या तो मोबाइल डेटा ही यूज कर सकते थे, ठीक है? तो ये काम हो सकते हैं। मतलब सीधी सी बात है कि अभी जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर वो एलटीई टेक्नोलॉजी है, ठीक है? वो एलटीई टेक्नोलॉजी है, मतलब एक साथ आप जो है मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहे हैं, टीसी से बात कर रहे हैं और व्हाट्सएप पे किसी दूसरे से चैट कर रहे हैं, तो दोनों का ये जो कम्युनिकेशन कर पा रहे हो, जो करप्शन ये फैला हुआ है आजकल मार्केट के अंदर कि फोन पर बात किसी से और उसके बाद जो है
वो व्हाट्सएप पर बात किसी से हो रही है, ठीक है, पता भी नहीं चल रहा है और काम भी हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आदमी जो है अपने आप को पूरी तरह से इंगेज रख रहा है कि अगर एक छोड़े तो दूसरा पकड़ ले, और दूसरा छोड़े तो एक पहला पकड़ ले। तो वो जो पूरा इंगेजमेंट आप लोग मेंटेन रखते हो वो एग्जैक्टली किसकी वजह से है? ये वोएलटी टेक्नोलॉजी की वजह से है, जियो वोएलटी टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। पहले ऐसे नहीं था, पहले हम लोगों के ज़माने में ऐसा नहीं था। अगर वॉइस कॉल करोगे तो डेटा खत्म, डेटा नहीं काम करेगा, डेटा करोगे तो वॉइस कॉल नहीं कर सकते हो, तो इसी वजह से हम लोग पकड़े जाते थे। लेकिन तुम लोग नहीं पकड़े जाते हो, बहुत चालाक हो, ठीक है, एक साथ दो लोगों को इंगेज रखते हो। तो ये वाला जो करप्शन हुआ है, ये करप्शन जो है वो एलटी टेक्नोलॉजी है, तो अब जिंदगी में कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। तो तुम पुराने अजय और तनु पुराने जमाने के रहे होगे, इसलिए तुम्हें ये सब प्रॉब्लम। इसके अलावा इसमें जो वीडियो कॉल आप कर सकते हो, ठीक है, वीडियो जो कॉल होती है वो वीडियो कॉल जो है वो सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप से हो सकती थी। थर्ड पार्टी ऐप का मतलब कि आप व्हाट्सएप से या इस तरीके की जो थर्ड पार्टी ऐप होती हैं, फेसबुक से, इंस्टा से, ठीक है, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, ठीक है, इन सब से वीडियो कॉल कर सकते थे, डायरेक्ट नेटवर्क टू नेटवर्क नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो वीडियो कॉल होगी, ठीक है, यहाँ पर जो वीडियो कॉल हो रही है, उस वीडियो कॉल को, ठीक है, उस वीडियो कॉल को आप डायरेक्ट कर सकते हो, यानी नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी कि आप सीधे सी बात है नेटवर्क टू नेटवर्क, यानी कि आप जियो से फोन कर रहे हो तो जियो से जियो पर डायरेक्ट फोन कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो। इसमें वीडियो कॉल या तो फेसबुक से, इंस्टा से, व्हाट्सएप से, आईएमओ से, इस तरह के एप्लीकेशन से ही हो सकती थी, ठीक है, मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से हो सकती थी। इसमें जो है वीडियो कॉल नेटवर्क टू नेटवर्क कर सकते हो, जियो से जियो पर फोन करो, एयरटेल से एयरटेल पर फोन करो, तो उसमें आ जाता है वीडियो कॉल का ऑप्शन, वीडियो कॉल डायरेक्ट आप कर सकते हो, इसमें नहीं कर सकते थे। तो ये डिफरेंस होता है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में और वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन में। बिल्कुल बात क्लियर है? बिल्कुल डिफरेंस समझ में आ गया बच्चों कि क्या डिफरेंस है एलटीई टेक्नोलॉजी और वो एलटीई टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल बात क्लियर हो गई। पूजा दुबे कह रही हैं सर आप बिल्कुल डिफरेंट एग्जाम्पल देते हैं। अरे डिफरेंट नहीं, मैं लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, जो कि आज के ज़माने में हो रहा है वही वाला एग्जाम्पल देता हूँ। जो समस्याएं और चीज़ें तुम लोग फेस करते हो, डायरेक्ट वही वाला एग्जाम्पल दे देता हूँ जिससे कि तुम लोग हमेशा याद रखो। अरे भैया बिल्कुल इंटरनेट के बिना कैसे होगा विकास भाई? हो गया बच्चों? हाँ, अब ज्यादातर हर जगह पर वीडियो हर जगह पर, चाहे वो एयरटेल हो चाहे वो जियो हो, ज्यादातर अब वो एलटी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ज्यादातर जगहों पर वो एलटी का ही यूज किया जा रहा है, ठीक है।
तो अब यहाँ पर फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, जो एक लोग आए हुए थे बताने के लिए कि सर एक बार और, तो एक बार उन ऐसे लोगों के लिए तो मैंने बताया ये दो अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजी थी। एलटी, वो एलटी जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए जिसे लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन कहते हैं, एयरटेल लेकर आया था, वो एलटी जियो लेकर आया था। एलटी में क्या होता है, वॉइस कॉल और मोबाइल डेटा जो है वो वॉइस कॉल कर सकते हैं या तो मोबाइल डेटा यूज कर सकते हैं, एक समय पर एक ही चीज यूज कर सकते हैं, उसमें एक साथ वॉइस कॉल और इंटरनेट दोनों यूज कर सकते हैं। वीडियो कॉल के लिए आपको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत होती है, इसमें जो है वीडियो कॉल डायरेक्ट नेटवर्क टू नेटवर्क किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है वो एलटी टेक्नोलॉजी और वो एलटी टेक्नोलॉजी का डिफरेंस होता है। ठीक है बच्चों, फिर इंटरनेट फिर इसके बाद बच्चों मोबाइल टेक्नोलॉजी के कई जनरेशन्स आई, मोबाइल टेक्नोलॉजी की कई पीढ़ियां आई। जैसे होता है ना, शुरुआती पीढ़ी में पहली जनरेशन हुई कि उसमें कुछ नहीं काम हो रहा था, फिर थोड़ा सा और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो उसे सेकेंड जनरेशन बोला गया, फिर और मॉडर्नाइजेशन हुआ जिसे थर्ड जनरेशन कहा गया। ऐसी बहुत सारी जनरेशन्स आई। ठीक है, तो जो सबसे पहले मोबाइल टेक्नोलॉजी या मोबाइल इंटरनेट या मोबाइल जो भी ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है उसके जो पहली जनरेशन आई उसे 1G कहा गया। फिर उसके बाद फर्स्ट जनरेशन पहली पीढ़ी कहा गया, उसके बाद तो उसमें थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हुआ तो उसे 2G कहा गया, सेकेंड जनरेशन कहा गया। फिर उसके बाद और मॉडर्नाइजेशन हुआ तो उसे 3G कहा गया, थर्ड जनरेशन कहा गया। तो 2 जनरेशन तक तो बहुत सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन जो असल में टेक्निकल क्रांति आई या तकनीकी क्रांति आई वो थर्ड जनरेशन से आई, 3G से आई। तो यहाँ पर 3G, 4G और 5G के को मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो यहाँ पर बच्चों 3G क्या का मतलब थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन का मतलब होता है तीसरी पीढ़ी, यानी मोबाइल कम्युनिकेशन की जो तीसरी पीढ़ी कहलाई वो कहलाई क्या, 3G कहलाई। ठीक है, ये मोबाइल कम्युनिकेशन या मोबाइल संचार। ठीक है, तो मोबाइल संचार की ये पीढ़ियां हैं, मोबाइल संचार की जनरेशन या पीढ़ियां हैं ये। ठीक है, संचार की पीढ़ियां हैं। तो थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी कहलाई। कब इसका शुरुआत हुई, 2004-5 में शुरुआत हुई पूरी दुनिया में। भारत में ये जो थर्ड जनरेशन था वो लगभग लगभग 2008 से 2000 मतलब 10 के करीब करीब आप मान के चलें तो 2010 के करीब जो है भारत में इसकी शुरुआत हुई। तो 2010 में, ठीक है, ये भारत में जो है ये शुरू किया गया। ठीक है, और पूरी दुनिया में 2004-5 से शुरुआत हो गई थी। इसमें बैंडविड्थ मतलब मैक्सिमम जो इंटरनेट की स्पीड, बैंडविड्थ का मतलब होता है मैक्सिमम। ठीक है, इंटरनेट जो स्पीड थी, मैक्सिमम इंटरनेट की जो स्पीड थी वो कितनी थी इसके अंदर, तो मैक्सिमम इंटरनेट की जो स्पीड थी वो 2 MBPS थी। बैंडविड्थ का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम जो एक रेंज होती है उसे बोला जाता है बैंडविड्थ कहा जाता है, मैक्सिमम। तो अगर इस कंडीशन में कहा जाएगा तो मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड जो थी उसे बैंडविड्थ कहा गया। तो ये 2 MBPS के करीब थी। ठीक है, 2 MBPS के करीब थी, यानी कि मैक्सिमम जो इंटरनेट की स्पीड आपको मिलती थी 2 MBPS के करीब मिलती थी। लेटेंसी मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है। ठीक है, लेटेंसी को विलंबता कहते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, विलंबता। यानी कि दो मोबाइल फोन हैं, ये जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो जैसे मैंने फोन में डायल किया इनका नंबर, तो इनके फोन से इनका फोन जो है कनेक्ट होने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग लेटेंसी कहते हैं, विलंबता कहते हैं। ठीक है, तो जितनी कम लेटेंसी होगी उतनी अच्छा कम्युनिकेशन होगा, उतना अच्छा संचार होगा। यानी दो फोनों के भी आपस में कनेक्ट होने का जो समय काल होता है वो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। ठीक है, समय काल होता है उसे विलंबता कहते हैं। तो इसकी जो विलंबता थी, लेटेंसी थी, 3G जो थर्ड जनरेशन था 100 से 500 मिली सेकेंड की थी। ठीक है, और एवरेज स्पीड जो आपको इंटरनेट की मिलती थी वो मिलती थी 144 kbps, यानी कि एवरेज स्पीड यानी मैक्सिमम आप पाते थे कितनी स्पीड इंटरनेट की, 2 MBPS की, और एवरेज स्पीड इंटरनेट की आपको 3G में कितनी मिलती थी, 144 kbps मिलती थी। ठीक है बच्चों, तो ये ये 3G का स्पेसिफिकेशन था। इसके बाद बच्चों आया 4G आया। 4G का मतलब होता है फोर्थ जनरेशन, यानी ये चौथी पीढ़ी आ गई। अब ये जो चौथी पीढ़ी थी 2006-10 में, 6 से 10 में दुनिया में शुरू हुई। भारत में इसकी जो शुरुआत हुई थी, भारत में इसकी शुरुआत हुई थी लगभग 2014 में। ठीक है, 2014 में 4G भारत में आया। इसका जो बैंडविड्थ थी यानी मैक्सिमम इंटरनेट स्पीड कितनी थी, 200 MBPS थी।
इसमें जो ये आपका था लेटेंसी रेट था वो 20 से 30 मिली सेकेंड का था, यानी कम हो गया, यानी संचार और बेहतर हो गया। और इसके बाद जो है वो एवरेज इंटरनेट की स्पीड आपको मिलने लगी 25 एमबीपीएस के करीब। तो ये 4G था। तो ये जो दुनिया में ये जो आया ना क्या बोलते हैं इसे, सोशल मीडिया आया। तो ये जो सोशल मीडिया था, ठीक है, ये सोशल मीडिया इसी जमाने में आया, ठीक है, मीडिया जो था वो इसी जमाने में आया। यानी कि अगर अगर बात की जाए तो आज जो इंटरनेट पर आप फेसबुक, यूट्यूब वगैरह देख पा रहे हो, वो इसी 4G की वजह से पॉसिबल हो पाया। क्यों? क्योंकि इंटरनेट की स्पीड आपको सही, अच्छी, बढ़िया मिलने लगी थी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, 5G आई, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है, पांचवी पीढ़ी आ गई। 2020 से दुनिया में शुरू हुआ और भारत में भी 2020 से ही इसकी शुरुआत हुई, ठीक है, 2020 में ही शुरुआत हुई। इसमें जो आपको मिल रहा था, बैंडविथ मिल रही थी, वो 1 Gbps से ज्यादा, यानी ज्यादा, 1 Gbps से भी ज्यादा, अब तो लगभग 200 Gbps तक का भी कई कई जगह पर मिल रहा है, ठीक है। इसमें जो आपका जो था लेटेंसी रेट, वो 10 मिली सेकेंड का था, यानी बहुत कम हो गया, बहुत अच्छा संचार हो गया। और एवरेज स्पीड आजकल इंटरनेट की जो मिल रही है वो 200 से लेकर 400 एमबीपीएस की है। तो ये फिफ्थ जनरेशन है। तो इस तरीके से थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें मैंने यहां पर आप लोगों को डिफरेंशिएट कर दी। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? नहीं नहीं, अब जो है पूजा दुबे, उसने, एयरटेल ने भी उसको अपना लिया है, ठीक है। हाँ। तो ये बिल्कुल बात क्लियर है कि 3G 4G 5G में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, किन चीजों के डिफरेंसेस हैं। बिल्कुल बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, 6G आया नहीं है। 6G के ट्रायल चल रहे हैं अजय तनु, उनके ट्रायल चल रहे हैं, अभी आया नहीं है। थैंक यू प्राची, थैंक यू सो मच। नुकसान बेटा है, थोड़ा बहुत तो नुकसान है ही प्रिया सिसोदिया, लेकिन बहुत प्रूवन नहीं है।
हो गया बच्चों? ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि जब जब नई जनरेशन आई है महामारी फैली है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। नई जनरेशन तबाही है ही, क्या करें। नई जनरेशन के तो हम भी हैं, हम भी किसी के लिए नई जनरेशन थे, आप भी किसी के लिए नई जनरेशन हैं। तो 3G 4G 5G ये सारी चीजें क्या हैं बच्चों? मोबाइल संचार की पीढ़ियां हैं जिन पर हम लोग इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। हो गया बच्चों, नोट कर लिया? अब देखो, इसका जो प्रयोग हो रहा है, 5G की बात की जाए, फिफ्थ जनरेशन जो हम लोग आजकल यूज कर रहे हैं, तो 5G का कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है बच्चों? मतलब अगर इसको डिटेल में लिखने को कभी आ गया आपसे कि 5G का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ हो रहा है, तो सबसे पहली बात तो स्वास्थ्य क्षेत्र में। स्वास्थ्य क्षेत्र में बच्चों रोबोटिक सर्जरी। अब जैसे सबसे एग्जांपल ले लिया रोबोटिक रोबोटिक सर्जरी में। अब रोबोटिक सर्जरी में पहले अच्छे से समझ लीजिए फिर नोट करिएगा। रोबोटिक सर्जरी में मान लीजिए कि कोई दिल्ली में बैठा डॉक्टर है और वो मान लीजिए लखनऊ में सर्जरी कर रहा है। तो होता क्या है कि डॉक्टर दिल्ली में बैठा है, इंटरनेट के जरिए जो है वो कनेक्टेड है। यहाँ पर एक रोबोट है, रोबोट जो है मतलब कि रोबोटिक ऐसे आर्म्स होते हैं, ऐसे हाथ ऐसे रोबोट के होते हैं। तो वहां दिल्ली में बैठे बैठे वो जैसे जैसे घुमाएगा, मतलब हाथ घुमाएगा, वैसे वैसे जो है यहाँ पर इंटरनेट से जुड़ा हुआ जो रोबोटिक आर्म होगा वो भी घूमेगा। तो वहां पर डॉक्टर बैठे बैठे मान लीजिए कोई सर्जरी कर रहा है, तो जैसे कट लगाएगा वैसे यहाँ पर रोबोट कट लगाएगा। जैसे वो अंदर के ऑर्गन्स को निकालेगा वैसे रोबोट भी निकालेगा इधर। तो जैसे जैसे डायरेक्शन दिल्ली में बैठा डॉक्टर यहाँ के किसी हॉस्पिटल में डायरेक्शन वहां से देता जाएगा दिल्ली से, वैसे वैसे यहाँ पर रोबोट उसी तरह से सर्जरी कंप्लीट कर देगा। तो बच्चों, ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है एक डॉक्टर दिल्ली में बैठे डॉक्टर और यहाँ पर बैठे हुए लखनऊ में बैठे हुए रोबोट के बीच में, तो ये जो कम्युनिकेशन हो रहा है, ये कम्युनिकेशन किसके माध्यम से हो रहा है? इंटरनेट के माध्यम से ना। और अगर इंटरनेट की स्पीड नहीं अच्छी होगी, फिफ्थ जनरेशन 5G इंटरनेट स्पीड नहीं होती, तो पता लगा इंटरनेट कट जाता है। इंटरनेट की उस तरह से फास्ट जैसे वहां से कमांड देता डॉक्टर, तो वो कमांड ही ना दे पाता, तो सर्जरी पता लगा यहाँ कट लगाया, तब तक इंटरनेट की स्पीड चली गई, पता लगा आधा कट निकल लग गया है, खून बहता हुआ चला जा रहा है। पता लगा जो है वो इंटरनेट से तेजी से स्पीड से जो पेशेंट है बेचारा वो भगवान को प्यारा हो गया। तो ये बड़ी खतरनाक चीज हो जाएगी। तो आज जो रोबोटिक सर्जरी आप लोग सुनते होंगे कि देश में कहीं पर भी बैठा डॉक्टर कहीं पर भी मरीज को की सर्जरी कर पा रहा है रोबोट के माध्यम से, वो सब किसकी वजह से? इंटरनेट के जरिए से ही पॉसिबल हो पाया, हाई इंटरनेट स्पीड की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में रोबोटिक सर्जरी में इसका प्रयोग किया जा रहा है। इसके अलावा जो है वो टेलीमेडिसिन में, टेली मेडिसिन में, ठीक है, टेली मेडिसिन में इसका प्रयोग किया जाता है। टेली मेडिसिन का मतलब कहीं से बैठे बैठे डॉक्टर किसी भी पेशेंट को, गांव में है, किसी दूरस्थ स्थान है, वहां पर मरीजों को देख लेता है। मतलब दिल्ली में बैठा डॉक्टर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में बैठे हुए मरीज को देख पा रहा है। तो वो जो है वीडियो कॉल के जरिए पर देखता, पूछ लेता है क्या समस्या है, अच्छा अच्छा ये दवा लिख लेना। तो ये जो दूरस्थ मेडिसिन है जिसे टेली मेडिसिन कहा जाता है, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? ये इसी की वजह से, यानी कि हाई इंटरनेट स्पीड की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, तो ये जो है स्वास्थ्य क्षेत्र में 5G ने बहुत बड़ी क्रांति इस बीच में भी लाई है कि रोबोटिक सर्जरी पॉसिबल हो पा रही है, टेलीमेडिसिन पॉसिबल हो पा रही है। तो ये सब जो है वो 5G का ही यूज हो रहा है। इसके अलावा बच्चों
इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी इसका प्रयोग हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है बच्चों? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है कि आजकल आप लोग देखते हैं, आप अपने घरों, एक मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए आप अपने घर के कैमरा, घर में जो कैमरा लगा हुआ है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, घर में अगर कोई एसी फ्रिज जो है वो चल रही है जो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो आप अपने ऑफिस में बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि एसी जो है मेरी बंद है या खुली है, या मेरी जो है वो फ्रिज जो है वो उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर सही से मेंटेन है कि नहीं है। मेरी गाड़ी जो है, मेरी कार जो है वो इंटरनेट से ऐसे कनेक्टेड है कि अगर मेरी कार में अगर मान लीजिए उसका दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो मेरे पास मैसेज आ जाता है कि साहब जो है आपका जो है वो दरवाज़ा सही से बंद नहीं है, या कोई आपके कार को खोलने का प्रयास कर रहा है। तो ये सब जो चीज़ें हम लोग इंटरनेट से जुड़ गई हैं, जिससे हम डेली टू डेली लाइफ को कंट्रोल कर पा रहे हैं, डेली टू डेली लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उनको हम मैनेज कर पा रहे हैं, ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हो पाया है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से पॉसिबल हो पाया है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? इसे ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है? हाई स्पीड इंटरनेट की वजह से। और हाई स्पीड इंटरनेट किसकी वजह से मिल पा रहा है? 5G की वजह से। तो बच्चों, जो हम लोग अपनी डेली लाइफ को इंटरनेट के जरिए कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे अपने घर को, अपने घर के सामान को, अपनी गाड़ी को, अपने ऑफिस को, जो कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। और ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ये 5G की वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये 5G यहां पर यूज हो रहा है। इसके अलावा संवर्धित और आभासी वास्तविकता में, संवर्धित इसमें इसे वर्चुअल रियलिटी के नाम से वीआर कहा जाता है, या उसको उसको बोला जाता है कि आपका जो है वो वीआर वो वर्चुअल रियलिटी होती है। इसके अलावा जो है वो मिक्स रियलिटी होती है। तो ये सब जो है वर्चुअल रियलिटी का मतलब ये होता है बच्चों कि आप जैसे एक चश्मा पहन लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, आप मॉल वगैरह में कभी जाते हैं, किसी गेम को देखते हैं या पिक्चर्स आपने देखी होगी, एक चश्मा देख लेते हैं, उसके अंदर आपको लगता है कि आप पूरी अलग दुनिया में पहुंच गए हैं, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल रियलिटी, या आभासी वास्तविकता, या संवर्धित वास्तविकता के नाम से उसे जाना जाता है। तो ये वर्चुअल रियलिटी में जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हैं, जो आप मूवीज देख पा रहे हैं, आपको लगता है बिल्कुल आप उसी दुनिया में मौजूद हैं। बिल्कुल लगता है कि घोड़े चल रहे हैं, आपको सामने पानी की बौछार महसूस हो रही है। ये सब जो चीजें आपको 3D में नजर आ रही हैं, 4D में नजर आ रही हैं, ये एग्जैक्टली वर्चुअल रियलिटी या जो है वो संवर्धित और आभासी वास्तविकता कहलाती है। और ये भी इंटरनेट के जरिए ही पॉसिबल हो पा रहा है। इंटरनेट ना होता तो इस तरीके से ये वर्चुअल रियलिटी वाला मामला सही से आप ना कर पाते। ठीक है, तो ये इंटरनेट जो है हाई स्पीड इंटरनेट जो है आपको किससे मिल पा रहा है? 5G की वजह से। इसके अलावा आप कृषि को मैनेज कर रहे हो 5G की वजह से। आपको जैसे संचार उपग्रहों की मदद से ही जो है वो जो भी कृषि में जैसे संचार के माध्यम से पता हो पा रहा है कि कब किसान को जो है वो मौसम की जानकारी मिल जा रही है। ठीक है, मौसम की जानकारी आपको मिल जा रही है किसान को कि मौसम जो है वो कैसा होने वाला है। इसके अलावा कब उसको बीज जो है वो मार्केट में आ रहा है। ठीक है, आजकल जो है वो जो भी उपज हैं, उनके जो भाव हैं, उपज के जो भाव हैं, ये सब कैसे पता चल पा रहा है? इंटरनेट के जरिए, 5G के जरिए। तो ये कृषि में जो है इसकी वजह से काफी क्रांति आई है। हाई स्पीड इंटरनेट मिलता है जिससे कि आपको मौसम की तुरंत जानकारी मिल जाती है, बीजों की जानकारी मिल जाती है, उपज का भाव पता चल जाता है, जिससे मोटी कमाई जो है, अच्छी कमाई जो है हमारे किसान कर पा रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये इंटरनेट का माध्यम कौन सा है? अभी 5G है। तो 5G हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया। इसके अलावा आप जो है अपने खेतों की निगरानी भी कर सकते हैं। खेतों में कैमरे लगे हैं, यहाँ इंडिया में हर किसान तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन जो बड़े किसान हैं वो करते हैं। तो खेतों की निगरानी के लिए आपने हाई स्पीड खेतों की निगरानी के लिए जो है वो हाई स्पीड इंटरनेट पर चलने वाले, हाई स्पीड इंटरनेट पर चलने वाले जो है कैमरे लगा रखे हैं। तो वो जो किसान है वो बैठे बैठे कहीं पर भी, देश के किसी भी कोने में बैठा वो अपने खेतों को कैमरे की मदद से देख पा रहा है। उसमें जो है वो उसको कंट्रोल करके वहां पर पानी चालू कर पा रहा है। तो ये सब जो खेतों वगैरह में जो की निगरानी है, ठीक है, पशुओं की निगरानी है, तो ये सब जो है आजकल जो है वो इंटरनेट के जरिए पॉसिबल हो चुका है। और ये पॉसिबल हो पाया है 5G की वजह से। अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं होगा तो ये सब चीजें पॉसिबल ही नहीं होंगी। तो ये 5G ने संचार में, यानी कृषि में संचार की तरह मदद करी है, खेतों की निगरानी, पशुओं की निगरानी में इसका उपयोग हो पा रहा है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये जो आजकल
बिल्डिंग्स बन रही हैं, सड़क निर्माण हो रहा है, ठीक है, सड़क निर्माण है, गांव का विकास है, गांव और शहरों का विकास है। तो गांव एवं शहरों के अंदर जो नई चीजें बन रही हैं उसमें भी इंटरनेट के जरिए ही जो है चीजों को भेजना है, सही समय पर सामान पहुंचना है, वहां पे बिल्डिंग का सामान पहुंचना है, ठीक है, सड़क का सामान पहुंचना है। तो ये सब चीजें जो विनिर्माण का काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो रहा है, इसमें भी 5G अपना रोल निभा रहा है। इसके अलावा आजकल आप लोग देखते हैं कि आपको जो एक ई शॉपिंग वाला मामला आ गया है, इंटरनेट से शॉपिंग जो लोग कर रहे हैं, जो लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसमें ऑनलाइन शॉपिंग भी तुरंत आपको सामान मिल जा रहा है, 24 घंटे में डिलीवर हो जा रहा है। ये सब जो ऑनलाइन शॉपिंग हो रही है वो उसमें इंटरनेट का बड़ा योगदान है। और इंटरनेट जो है भारत में 5G जब से शुरू हुआ है तब से इसमें और तेजी से जो है वृद्धि हुई है। तो बच्चों ये सारी चीजें जो है फायदे हैं 5G के, ठीक है, हर जगह पे इसके फायदे हैं। तो इसके 5G के उपयोग कहाँ कहाँ पर हैं, किस तरह से उपयोग है, वो मैंने यहाँ पर बताया। होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नोट कर लीजिए बच्चों कि अगर आपको 5G के उपयोग पूछा जाएगा तो एग्जैक्टली कैसे आप लिखेंगे। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? निर्माण कैसे किया जाता है? निर्माण जैसे होता है वैसे होता है। बस ये है कि इंटरनेट की वजह से जो सामान वगैरह की डिलीवरी हो पा रही है वो तेजी से हो पा रही है, ठीक है। आपको तुरंत पता चल जा रहा है कि कौन सा सामान कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, और कैसे उसको कहाँ से मंगवाएंगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, बेहतर पड़ेगा। ये सारी चीजें इंटरनेट की वजह से आपको पॉसिबल हो पा रही है। शिपिंग और ट्रैकिंग नहीं समझ रहे हो विकास भाई? शिपिंग, जब कोई चीज सामान आपके उससे चल चुका, मान लीजिए दिल्ली से आपने सामान मंगाया और आपके घर आ रहा है, तो कैसे वो वहां कहाँ पहुंचा, कब डिलीवर होगा, किस घंटे डिलीवर होगा, यही सब शिपिंग और ट्रैकिंग है कि आप अपने सामान को ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ आप उसको जो है वो कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से जो है वो मतलब उसको एक तरीके से पता कर सकते हैं कहाँ पहुंचा, किस तरह से पहुंचा। मौसम के बाद मैंने बताया बीज का पता करना, उपज का भाव पता लगाना। सुना करो एक समय पर, जब सुनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। इंटरनेट में रेडियो वेव्स ही यूज होती हैं।
हो गया बच्चों, नोट कर लिया? बिल्कुल, बात सबको समझ में आ गई बच्चों? 100%। एक गोल्डी गुप्ता हैं, कह रही हैं आईओटी बता दीजिए। मतलब इन लोगों को शर्म भी नहीं आती ये सब बातें कहते हुए, मतलब इनकी रूह नहीं कांप जाती, आत्मा जो है वो चित्कार नहीं उठती कि एक इंसान जो है पूरा एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल से समझा चुका है कि आईओटी क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होती है। ठीक है, कम से कम 3-4 मिनट मैंने उस चीज को बताया, उसके बाद भी इनकी आत्मा नहीं, इनको दर्द भी नहीं होता कि और पूछ लेते हैं कि आईओटी एक बार समझा दीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सबको समझ में आ गई है ना बच्चों? क्या हो गया? आप रिपीट करके देखिएगा, आपकी सजा यही है कि आप रिपीट करके देखिएगा कि आईओटी क्या मैंने बताया है। ये सब बैठे रहते हैं जाकर जो है अपना ये पढ़ाई नहीं करते, ये पढ़ाई के साथ साथ टहलते घूमते रहते हैं और बीच बीच में आके देख लेते हैं वीडियो, उसमें जो उनको सामने दिख जाता है वही फिर से पूछ लेते हैं। रिपीट करके देखिएगा आप। अब 5G की कमियां क्या हैं, इसकी कमी क्या है, 5G की कमी क्या है, या इसमें जो दिक्कतें हैं वो क्या है? ठीक है, तो उसको अगर हम लोग यहां पर देखें, चलो, तो अब यहां पर देखेंगे कि जो है वो 5G की कमी क्या है। 5G की कमियां हैं उच्च बुनियादी ढांचा लागत, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इसमें जो है इन्वेस्टमेंट, यानी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट था वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा है। मतलब ये है कि इसमें जो है वो हाँ, तो इसमें जो 5G की कमियों में एक देखा जाए तो उच्च बुनियादी ढांचा लागत, मतलब कि आपको बड़े बड़े टावर्स लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, टावर्स लगाने पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा टावर्स लगाने पड़ रहे हैं। इंटरनेट को आपको हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए आपको जो है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना पड़ रहा है। तो चाहे आप टावर्स लगाइए चाहे सैटेलाइट्स को लॉन्च कीजिए, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ना, पैसा लगाना पड़ेगा ना। तो ये जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि भारत जैसा जो कंट्री है वहां पर जो है वो उच्च लागत लगाना पड़ता है। मतलब हर जगह अगर 5G की स्पीड आपको देनी है तो आपको बड़े टावर्स लगाने पड़ेंगे, बड़े जो है वो सैटेलाइट्स लॉन्च करने पड़ेंगे। तो इसमें क्या है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमी है कि इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो इसका शुरुआती शुरुआती जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है, यानी कि किसमें इन्वेस्टमेंट लग रहा है, आपको जो है वो सैटेलाइट्स भेजने पड़ रहे हैं, हाई फाई सैटेलाइट्स का यूज करना पड़ रहा है। और इसके अलावा जो है वो आपको टावर्स का यूज करना पड़ रहा है। तो सैटेलाइट टावर इन सबको लगाने में इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। इसके अलावा बच्चों अगर हाई स्पीड इंटरनेट है तो इससे आपके सुरक्षा जोखिम बढ़ रहे हैं। सुरक्षा जोखिम का मतलब यह है कि साइबर फ्रॉड, ठीक है, साइबर फ्रॉड की समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। साइबर हैकिंग जो है वो क्या है, बहुत तेजी से हो रही है, साइबर हैकिंग वगैरह बहुत तेजी से हो रही है। तो साइबर फ्रॉड, साइबर हैकिंग की समस्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसकी वजह से सुरक्षा जोखिम इसकी वजह से बढ़ा है। इसके अलावा गोपनीयता संबंधी चिंताएं, यानी आपकी जो जिस तरह से इंटरनेट की स्पीड हाई बढ़ी है वही है कि साइबर फ्रॉड हो रहा है, साइबर हैकिंग हो रही है। इसके अलावा आपके जितना डेटा है उसकी चोरी हो रही है। ठीक है, तो डेटा चोरी की समस्या भी इसके साथ ही बढ़ी है। तो डेटा चोरी वगैरह जो है इसकी वजह से काफी ज्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा 4G डिवाइसेस पर 5G नहीं चल सकता है, तो आपको क्या होगा, नई डिवाइस यानी कि नई 5G इनेबल्ड डिवाइस, जो 5G जो मोबाइल है या डिवाइस है उसको लेना पड़ रहा है। ठीक है, नया 5G मोबाइल लेंगे तभी आपका 5G चलेगा। अब भारत में तो सभी इतने अमीर नहीं हैं कि हर 2 साल पे जो है वो
चेंज हो जाए और नया मोबाइल ले लें। तो ये एक समस्या है कि जो गांव के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पुराने फ़ोन उनके पास हैं, तो और जब तक पुराने फ़ोन नए फ़ोन लेंगे नहीं तब तक उनका 5G इंटरनेट उसका लाभ उठा नहीं पाएंगे। तो ये है कि डिवाइस संगतता का मतलब होता है कि इसमें नई 5G मोबाइल या जो है वो जो भी उपकरण है उसको लेना पड़ेगा। बिना 4G पर 5G नहीं चलता है, तो नई 5G मोबाइल उपकरण लेना पड़ता है, जिससे ये महंगा पड़ता है, जिससे ये काफी महंगा हो जाता है, जिससे पड़ता है, जिससे ये पूरी टेक्नोलॉजी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, माना जाता है कि जो रेडियो तरंगे हैं, जो इससे निकलती हैं रेडियो तरंगे, 5G से जो रेडियो तरंगे हैं, ये ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहीं मतलब लिखा नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो रेडियो तरंगे इसमें हाई स्पीड या हाई फ्रीक्वेंसी वाली, ठीक है, उच्च फ्रीक्वेंसी वाली जो रेडियो तरंगे 5G से निकल रही हैं, वो हमारे शरीर को जो है वो नुकसान पहुंचा रही हैं। शरीर को, हमारे मस्तिष्क को, हमारे ब्रेन को ये नुकसान पहुंचा रही हैं, ऐसा कई रिसर्च कहते हैं, लेकिन अभी तक प्रूव नहीं हुआ है कि शरीर को, ब्रेन को उस तरह से नुकसान पहुंचा रही हैं। तो कुछ इसके सपोर्ट में जो है वो कुछ रिसर्च है, और कुछ इसके अगेंस्ट में भी रिसर्च है। तो अब लेकिन ये है कि ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं भी हैं कि शरीर को, ब्रेन को ये नुकसान पहुंचा रही हैं। इसके अलावा जो है पर्यावरण को नुकसान, पर्यावरण संबंधी क्या है, चिंताएं हैं। पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं क्या होती हैं? माना जाता है कि जो पर्यावरण उसमें जो ये रेडियो तरंगे निकलती हैं, ये रेडियो तरंगे बच्चों क्या करती हैं, ये रेडियो तरंगे जो है वो अफेक्ट कर देती हैं किसको? हमारी जो हनी बीज होती हैं ना, जो मधुमक्खियां होती हैं, मधुमक्खी का जो एक मधुमक्खी होती है, तो ये मधुमक्खी का जो एक जीपीएस सिस्टम होता है, मतलब मैं आपको अगर बताऊं तो मधुमक्खी अपने छत्ते से, यानी कि अपने जो हीव्स होते हैं, जो छत्ते होते हैं, हनी हीव्स जिन्हें कहा जाता है, उनसे ये मधुमक्खियां जब निकलती हैं रोज सुबह, ठीक है, तो ये मधुमक्खियां क्या होती हैं बच्चों, ये मधुमक्खियां जो होती हैं वो हाँ, ये जो मधुमक्खियां होती हैं ना बच्चों, जब अपने हीव से यानी अपने छत्ते से निकलती हैं रोज, तो जब इनकी खास बात ये होती है बच्चों कि ये मधुमक्खियां जब निकलती हैं तो ये अपने रात ये फूलों तक पहुंचती हैं, और फूलों तक जब ये पहुंचती हैं बच्चों, तो ये अपने रास्ते को याद रखती हैं। ये इनकी खास बात होती है कि ये जैसे जैसे जाएंगी, जिस जिस रास्ते पहुंचेंगी फूलों तक, वहां के मकरंद वगैरह लेती हैं, पॉलन ग्रेन वगैरह लेती हैं और वापस लौटती हैं। तो ये अपने रास्ते को, इनके अंदर एक नेचुरल जीपीएस सिस्टम पाया जाता है। तो ये नेचुरल जीपीएस सिस्टम की मदद से, यानी कि प्राकृतिक इनका, भगवान ने इनको एक ऐसा नेचुरल जो है नेविगेशन सिस्टम दिया है, जिससे कि ये अपने छत्ते से निकलती हैं, फूलों के बागों तक पहुंचती हैं, मकरंद लेती हैं, पॉलन ग्रेन्स लेती हैं, और फिर उसी रास्ते को अपनाते हुए घर वापस चली जाती हैं। तो ये बढ़िया रहता है, तो इनके लिए दिक्कत होती है। लेकिन देखा जा रहा है कि जो ये रेडियो वेव्स निकलती हैं 5G से, तो ये रेडियो वेव्स क्या करती हैं कि इनके इस कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि इसमें जो आपका इनका जो नेचुरल जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, जिससे ये निकल तो जाती हैं, पहुंच तो जाती हैं, लेकिन ये घर वापस नहीं सही समय पर जा पाती हैं, क्योंकि रेडियो तरंगों से की वजह से इनका जो नेचुरल जीपीएस सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसकी वजह से आपके घरों में पहुंच जाएंगी, ऑफिस में पहुंच जाएंगी, और आप उन्हें मार देंगे। तो धीरे धीरे इनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो ये देखा जा रहा है कि रेडियो तरंगों की वजह से मधुमक्खी की जनसंख्या पर असर पड़ रहा है। और आपको पता है कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में अगर मधुमक्खियां ही सबसे ज्यादा पॉलिनेशन करती हैं, पॉलिनेशन का मतलब ये होता है कि ये जो है पॉलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि जो परागकण होते हैं उनको एक पौधे से दूसरे पौधे तक सबसे ज्यादा अगर दुनिया में पहुंचाती हैं तो मधुमक्खियां पहुंचाती हैं। और ये परागकण जब एक पौधे से दूसरे पौधे पहुंचते हैं,
तो इससे फिर बीज का निर्माण होता है, बीज निर्माण होता है तो उसी से ये फसलें होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मधुमक्खियां मर गई इस दुनिया से तो तो ये परागण नहीं हो पाएगा, यानी कि ये पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो इसकी वजह से बीज नहीं बनेंगे, बीज नहीं बनेंगे तो अनाज नहीं उगेंगे, अनाज नहीं उगेंगे, अनाज फल नहीं उगेंगे तो फिर क्या होगा कि जानवर मरेंगे, इंसान मरेंगे और ये धरती पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कई वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि अगर इस धरती से मधुमक्खियां खत्म हो गई तो कुछ सालों के अंदर इस धरती से जीवों का विनाश हो जाएगा। तो जिस तरीके से ये मधुमक्खियां जो हैं वो की जनसंख्या घट रही है रेडियो तरंगों की वजह से, तो ये हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। तो पर्यावरण तो क्या होता है बच्चों कि पर्यावरणीय संबंधी चिंताएं क्या है, रेडियो तरंगों की वजह से मधुमक्खी की जनसंख्या कम हो रही है। और कैसे कम हो रही है, क्योंकि ये जो है इनके जो नेचुरल जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिससे ये अपने छत्तों में वापस नहीं जाने पाती हैं। तो ये सब चिंताएं 5G की हैं जो अभी पूरी दुनिया में हमारे लिए बनी हुई हैं। तो बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों कि क्या क्या चिंताएं हैं। नहीं, बर्ड्स को पिक्चर मत देख के आया करो बेटा, ठीक है। बर्ड्स वगैरह को प्रॉब्लम होती है ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, ठीक है। तो उससे बर्ड वगैरह को कुछ नहीं है। हाँ, तो ये सब झूठ बात है विद्या भारती, ठीक है। ये सब पिक्चरें देख के मत आया करो बॉलीवुड, ठीक है। जो जिसको फर्क पड़ा है मैंने आपको बता दिया। सबसे ज्यादा जो है मधुमक्खियों को फर्क पड़ता है, मतलब जो अभी तक पता चल रहा है। बिल्कुल नहीं रखना चाहिए कीर्ति सिंह, सोते समय फोन को सर पे रखते हैं तो रेडिएशंस निकलती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बर्ड जो खत्म हो रही हैं फिरोजा निषाद, वो किसी दूसरे कारणों से हो रही हैं। वो बहुत सारे कारण उनके हैं, जो उनके रहने की जगह खत्म कर दी गई है और भी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन एग्जैक्टली रेडिएशन से फर्क पड़ा है ये अभी कहना मुश्किल है, अभी इस पर बहुत रिसर्च हो रहा है। समीक्षा सक्सेना कह रही है, यस सर, इसलिए गलत रेडिएशन की वजह से ही शर्ट की पॉकेट में ना रखकर पैंट की पॉकेट में रखते हैं। बेटा पैंट की पॉकेट में रखने से भी दिक्कत है, लड़कियों को तो नहीं है, लड़कों को जरूर है, ठीक है। एक रिसर्च है रिसर्च है जिसमें पैंट की पॉकेट में जो लड़के अपना मोबाइल फोन रखते हैं तो पैंट की रेडिएशन की वजह से उनका मतलब जो हमारा फोन होता है वो आपने देखा होगा बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप पैंट की पॉकेट में रखते हैं तो वो धीरे धीरे जो
मोबाइल जो है वो काम करते करते गर्म हो जाता है, उसकी वजह से जो स्पर्म्स काउंट है ना वो कम हो रहे हैं। स्पर्म काउंट, क्योंकि स्पर्म जो होता है वो उसका साइंटिफिक कारण कि जो टेस्टिस होता है मेल का, उसी में स्पर्म बनते हैं टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस पर स्पर्म तभी बनते हैं जब बॉडी टेम्परेचर से उसका तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा कम, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर से कम हो। मतलब इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होता है, जो विषण का टेम्परेचर होता है, वो होता है अप्रोक्सीमेटली आपका 35 डिग्री सेल्सियस के करीब होना चाहिए। अगर इतना टेम्परेचर होगा, यानी बॉडी टेम्परेचर होता है 37, लेकिन हमारे टेस्टिस का टेम्परेचर होना चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होता है, तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, वो रुक जाता है या कम हो जाता है। तो अब आपने पैंट की जेब में रख लिया मोबाइल, मोबाइल आपने देखा होगा हीट हो जाता है, तो हीट होने से वो टेम्परेचर बढ़ता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो क्योंकि मोबाइल पैंट की जेब में रखा है, टेस्टिस के पास होता है, तो डेफिनेटली 30 टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस कम हो जाएगी, शुक्राणुओं का निर्माण कम हो जाएगा। तो ये प्रूव है। तो सीधी सी बात है कि जेब के मोबाइल, जेब में ही नहीं बल्कि जो है वो सर के पास ही नहीं, बल्कि जो है पैंट की जेब में भी जो है मोबाइल नहीं रखना चाहिए। वो जो है साइंटिफिकली जो है वो प्रूवन है कि जो है वो उसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं लड़कों के। तो इसलिए जो है वो हर जगह नुकसानदायक है। इसलिए कोशिश करें एक छोटे से बैग के अंदर मोबाइल रखें, ठीक है, बहुत ज़्यादा उसको पॉकेट वगैरह में ना रखें, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं। चलिए, नोट कर लिया बच्चों इस सारी चीज़ें? नोट कर लिया इससे ये सारी चीज़ें? हो गया बच्चों? नोट कर लिया? चलिए, तो ये सारी चीजें हैं। फिर इसके बाद हम लोग इंटरनेट की एक और बात करते हैं हम लोग। अब इंटरनेट पे बच्चों, जो इस वक्त हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट में ये इंटरनेट का एक अलग अलग इंटरनेट, जैसे हम लोगों ने मोबाइल जनरेशन देखा, मोबाइल का जनरेशन देखा कि मोबाइल टेलीफोनी का जनरेशन देखा, वेब 1.0 देखा, वेब 2.0 देखा, 3.0 देखा, ये सब हम लोगों ने देखा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, वेब 1.0 देखा, 2 पॉइंट सॉरी 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 सॉरी। तो मतलब हम लोगों ने जो है मोबाइल इंटरनेट, मोबाइल टेक्नोलॉजी की कई जनरेशन देखी, जिसमें हम लोगों ने 3G देखा, 4G देखा, 5G देखा। लेकिन अभी हम लोग इंटरनेट की, जो ये वेबसाइट आप लोग यूज़ करते हैं ना, इसकी जनरेशन देखने जा रहे हैं कि ये जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये इंटरनेट की जो दुनिया आप देख रहे हैं, इसकी भी कई जनरेशन होती हैं। तो एग्जैक्टली ये वेब कहलाती है। तो ये जो इंटरनेट की दुनिया आप देख रहे हैं, इंटरनेट की जो जनरेशन्स आप देख रहे हैं, इसे जो है वेब की दुनिया के नाम से जाना जाता है, या वेब के नाम से जाना जाता है। तो समझिएगा इस चीज़ को बच्चों, कि ये इंटरनेट की जो पीढ़ियां हैं, इंटरनेट जो आप लोग यूज़ करते हैं, तो इसकी जो पीढ़ियों में सबसे पहले वेब 1.0 आया, ठीक है। तो दुनिया में जब इंटरनेट की बच्चों शुरुआत हुई, तो वेब 1.0 के नाम से इसे जाना गया।
इसे किस नाम से जाना गया, जो है वेब 1.0 के नाम से जाना गया। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या थी कि जब इंटरनेट शुरू में आया बच्चों, तो सिर्फ आप चीज़ों को क्या कर सकते थे कि सिर्फ चीज़ों को डाउनलोड कर सकते थे। इसमें क्या हो सकता था, चीज़ों को, आप कोई पिक्चर है, कोई भी अगर डेटा है तो उसको डाउनलोड कर सकते थे। ठीक है, कोई भी चीज़ अपनी तरफ से अपलोड नहीं कर सकते थे। इसके अलावा चीज़ों को आप सिर्फ इंटरनेट पर पढ़ सकते थे। ठीक है, लिख नहीं सकते थे। जैसे अभी आप लोग सोशल मीडिया पर चीज़ों को लिख देते हो, अपने आइडियाज़ दे लेते हो, अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, ये पहले नहीं होता था। तो इंटरनेट जब आया, ये मतलब आज से आप समझ लीजिए 20-25 साल पहले जब इंटरनेट इस दुनिया में आया, तो उस वक्त सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते थे चीज़ों को, जो इंटरनेट पे चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ पढ़ सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, बाकी ना अपनी तरफ से कोई चीज़ अपलोड कर सकते थे, ना ही कोई चीज़ आप जो है वो लिख सकते थे। तो इसे, इस इंटरनेट की दुनिया को कहा गया वेब 1.0 कहा गया। ठीक है, डाउनलोड डाउनलोड ओनली और पढ़ सकते थे। ठीक है, फिर आया वेब 2.0 आया। वेब 2.0 आया, इसमें क्या है, इंटरनेट की दुनिया बदल गई। ठीक है, और इसमें चीज़ों को आप डाउनलोड भी कर सकते थे। ठीक है, डाउनलोड भी कर सकते थे। इसके अलावा जो है वो अपलोड भी कर सकते थे। इसके अलावा जो है वो पढ़ भी सकते थे, यानी पढ़ सकते थे। और इसके अलावा जो है आप कोई भी चीज़ लिखना होगा, यानी इंटरनेट पर लिख भी सकते थे। ठीक है, लिख सकते हैं। तो जो आज आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हैं, अपनी वेबसाइट बनाकर लिख सकते हैं, या सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, जो ये सोशल मीडिया हमारे हमारे वक्त में आ गया। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया है, ये जो है वेब 2.0 का पार्ट है। किसका पार्ट है बच्चों, ये वेब 2.0 का पार्ट है। ठीक है, वेब 2.0 का पार्ट है। अब एक तीसरे इंटरनेट, मतलब आज हम लोग किस जमाने में मौजूद हैं, आज हम लोग इंटरनेट की वेब 2.0 में मौजूद हैं। ठीक है, अब वेब 3.0 की बात चल रही है। वेब 3.0 का क्या फायदा होगा। देखो बेटा, आज हम लोग सब कुछ यूज कर रहे हैं। हम आज इंटरनेट पर लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आज हमारी प्रिवेसी पर बहुत बड़ा सवाल है। प्रिवेसी मतलब निजता पे बहुत बड़ा सवाल है। निजता का मतलब ये हो जाता है मेरे बच्चों, कि निजता का मतलब आपकी जो है जो भी चीजें हैं वो इंटरनेट पे मौजूद तो हैं, लेकिन इंटरनेट पर उनकी चोरी हो रही है। आपकी फोटो जो है वो चुरा ली जा रही हैं इंटरनेट से, उसको फेक आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आप जो भी चीज़ें सर्च करते हैं वो जो है इंटरनेट पर आ जाती है, कि ये भाई ये मतलब इंटरनेट पे जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको पता है कि ये चीज़ें सर्च कर रहे हैं। जिसकी वजह से तो आप सुबह सुबह उठिए, और सुबह सुबह उठने के बाद आज शादी में आपको जाना है शाम को, तो मान लीजिए कि समीक्षा ने कह दिया कि आज मुझे ये जो है शाम को ये गरार ये जो है वो लहंगा पहनना है। ठीक है, बस एक बार सोच लें, ये सोच लें, और सिर्फ एक बार इंटरनेट पे जाकर सर्च कर लें कि ये जो है वो लहंगा कितने का मिलेगा, बस इतना सर्च कर लें। देखिए फिर क्या होता है। समीक्षा जब यूपीएससी वो पीडब्ल्यू की वेबसाइट खोलेंगी, तब भी किनारे जो है वो आपका अमेजोन वाला लिख कर भेज रहा होगा कि ये लहंगा जो है वो 5000 का हम देंगे। फिर उसके बाद वो कहेंगे नहीं, अवॉइड कर देंगे, तो पता लगा कि वो कोई न्यूज़ की वेबसाइट खोल रही है, तो उसमें भी किनारे बनकर आ जाएगा। तो उस वक्त वो फ्लिपकार्ट वाला कहेगा कि आप घबराइए मत, जो है ये लहंगा जो है हम आपको 3000 का दे देंगे, आज ही डिलीवरी कर देंगे। फिर यह अवॉइड कर देंगी, तो फिर दोपहर तक फिर एक मैसेज आएगा आपके पास, कोई इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्व कर मतलब सर्च कर रही होंगी, तभी किनारे आ जाएगा मिंत्रा का, आ जाएगा। वो कहेगा भैया ऐसा है कि हम आपको 1000 में लहंगा दे देंगे। फिर उसके बाद कोई और वेबसाइट आ जाएगी, वो कहेगी ऐसा है कि लहंगा आप फ्री में ले लीजिए, घर तक पहुंचा भी देंगे। फिर एक वेबसाइट आ जाएगी, शाम तक ये हालात हो जाएंगे कि एक वेबसाइट ये भी कहेगी कि हम लहंगा भी फ्री में देंगे और आपको तैयार भी बढ़िया से कर देंगे शाम तक। तो कुल मिलाकर ये है कि आपने ये देखा होगा कि सुबह आप अगर कोई चीज़ सर्च कर लीजिए, कोई चीज़ एक बार टाइप कर लीजिए, तो देखिए कि पता लगा दिन भर उसी के ऐड आते रहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपको इंटरनेट पर कोई देख रहा है, इंटरनेट पर कोई आपकी हर एक चीज को फॉलो कर रहा है। आपने देख रहे होंगे कि एक एक चीज आपकी सर्च की जा रही है। आप इवन के फोन के सामने कुछ बोल भी दीजिए तो वही चीज दिन में जो है वो बार बार सर्च में हमारे आने लगती है। तो ये सब चीजें कैसे हो रही, इसका मतलब हमारी इंटरनेट को कोई देखता है, क्या हम सर्च कर रहे हैं, क्या हम पसंद कर रहे हैं, क्या नापसंद कर रहे हैं, किसकी फोटो देख रहे हैं, किसकी फोटो डिसलाइक
लाइक कर रहे हैं। आप इंस्टाग्राम पर देखिए, इंस्टाग्राम पर आप लोग कहते हैं इंस्टाग्राम बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, उसमें बड़े गंदे गंदे कंटेंट आते हैं, बहुत गंदे गंदे पूरा अजीब तरीके के कंटेंट आते हैं। लेकिन बच्चों आपने कभी गौर किया है कि नहीं भैया, गंदे कंटेंट नहीं आते हैं, गंदे वीडियोस नहीं आते इंस्टाग्राम पे, बल्कि तुम गंदा देखते हो इसलिए आते हैं। इंटरनेट गंदा नहीं है, बल्कि तुम जैसा देखते हो इंटरनेट वैसा ही दिखाता है। तुम कच्चा बादाम देखो, गेट रेडी विथ मी आजकल चल रहा है, लोग लड़कियां जो है आकर इंस्टाग्राम पे जो है कपड़े बदल बदल के दिखाती हैं कि मैं देखो कैसे रेडी हो रही हूं। तो वो अगर तुम वो देखोगे तो बार बार वही आप 10 वीडियो उस तरह के देख लो, देखो फिर 11वां 12वां 15वां 16वां और फिर आप घंटों निकल जाएंगे, उसी तरह के वीडियोस आएंगे। मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस देखता हूं, तो मेरे पास जो फीड में हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस आएंगे। मेरा इंस्टाग्राम फीड में देखोगे तो हमेशा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोस आएंगे, मैं वो देखता हूं। तो हम इंटरनेट गलत नहीं है, गलत तुम हो। तुम जो सर्च करोगे इंटरनेट को आपकी पसंद समझ में आ जाती है और फिर वही चीजें वो बार बार आपको दिखाता है, आपको जो है आपको सेटिस्फाई करता रहता है और आप भी उसी में सेटिस्फाई रहते हो। तो ये कहना बंद करो कि इंटरनेट बुरी चीज है, इंस्टाग्राम बुरी चीज है। इंस्टाग्राम पे हम भी मौजूद है, लेकिन मेरे पास ऐसी चीजें नहीं आती हैं। तो ये एल्गोरिथम होता है, तो इसका मतलब हर चीज हमारी जो है कहीं ना कहीं जो है ट्रैक की जा रही है, कहीं ना कहीं हमारी सारी चीजों को देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं जो हर चीज को जो है वो फोकस किया जा रहा है। तो बच्चों ये चीज गलत है ना, कि हम जो भी हम कुछ भी देखें, ठीक है, हमारी पसंद होनी चाहिए। कोई हमें कैसे सजेस्ट कर सकता है, कोई हमें कैसे बता सकता है कि यही लहंगा पहनना है, कोई हमें कैसे बता सकता है कि मुझे गेट रेडी विथ मी ही देखना है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, हम जो लिखें पढ़ें वो हमारी होनी चाहिए, उस पर किसी चीज का बैन नहीं लगना चाहिए, ठीक है। मतलब हम वो हमारी पर्सनल चीजें होनी चाहिए। तो ये चीज को लेते हुए अब एक नई तरीके की इंटरनेट की दुनिया आ रही है, जिसको इनक्रिप्ट किया जाएगा। मतलब जो आप देखेंगे वो आप जानेंगे और कोई नहीं जान सकता, जिसको आप दिखाना चाहेंगे वही देखेगा और कोई नहीं जानेगा। तो ये जो चीज है उसको लेकर मार्केट मतलब बहुत जल्दी एक नए तरीके के इंटरनेट का युग आने जा रहा है, जिसे वेब 3.0 कहा जाएगा। तो वेब 3.0 में आप जो है वो सारी मतलब डाउनलोड अपलोड ये सब तो कर ही सकते हैं, यानी इंटरनेट यूज करेंगे, इंटरनेट पूरी तरह से यूज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपकी जो गोपनीयता होती है उस गोपनीयता को बरकरार रखा, गोपनीयता को क्या रखा जाएगा, बरकरार रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बच्चों, बरकरार बरकरार रखा जाएगा, ठीक है। तो ये इसे वेब 3.0 कहा जाएगा। इसमें जो है वो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, जैसे वो क्रिप्टोग्राफी का यूज किया जाएगा, इसको इनक्रिप्ट किया जाएगा, यानी कोडेड होगा, जिसे जैसे जैसा जो आप देखेंगे सिर्फ आपको पता होगा, जिसको आप दिखाना चाहेंगे उसे पता होगा। इसके अलावा जो भी इंटरनेट पे चीजें होंगी वो आपकी गोपनीयता को मेंटेन रखने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके का इंटरनेट प्लस गोपनीयता को की बरकरारता बना के रखी जाएगी, इसे वेब 3.0 के नाम से जाना जाएगा, ठीक है बच्चों। तो वेब 1.0 था, डाउनलोड कर सकते थे, पढ़ सकते थे। वेब 2.0 आज का इंटरनेट हुआ, डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन का इंटरनेट होगा उसे वेब 3.0 कहेंगे, जिसमें इंटरनेट प्लस गोपनीयता को बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा बच्चों एक इंटरनेट और आने वाला है मार्केट में, जो वेब 3.0 के साथ ही डेवलप हो रहा है, जिसे वेब 5.0 के नाम से जाना जाएगा। ये वेब 5.0 क्या है बच्चों, वेब 5.0 में वेब 2.0 प्लस वेब 3.0, वेब 2.0 और वेब 3.0 के दोनों के गुण होंगे। मतलब कि वेब 2.0 का सोशल मीडिया, ठीक है, वो वेब 2.0 का सोशल मीडिया होगा और वेब 3.0 का जो है वो सीक्रेसी यानी गोपनीयता होगी, ठीक है, गोपनीयता होगी। तो इस तरीके से बच्चों सोशल मीडिया प्लस गोपनीयता को मिलाकर एक नए तरीके का इंटरनेट भी डेवलप हो रहा है, जिसे वेब 5.0 के नाम से जाना जाएगा। तो ये वेब 3.0 के बाद 4.0 नहीं आया, सीधे 5.0 आया। 5.0 का मतलब ये नहीं कि 3 के बाद 4 फिर 5, वो नहीं। वेब 2.0 की सारी खूबियां और वेब 3.0 की सारी खूबियां मिलाकर वेब 5.0 बन रहा है। तो 2 + 3 क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इसलिए इसको कहा गया है। तो ये मत क्वेश्चन पूछिएगा कि वेब 4.0 कहां गया, वेब 4.0 जैसा नहीं कुछ है। यहां पर क्या है, 3 की कुछ
3 के गुण और 2 के गुण, यानी कि तीसरे के वेब 3.0 के गुण और वेब 2.0 के गुणों को आपस में, वेब 2.0 का गुण सोशल मीडिया और वेब 3.0 का गुण गोपनीयता, इन दोनों को मिलाकर 3 2 5 वेब 5.0 डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों वेब 5.0 और वेब 3.0 बन रहे हैं। इंटरनेट की वो दुनिया बन रही है जिसमें हम लोग गोपनीयता बना के रखेंगे, यानी जो चीजें हम यूज करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, किसी और को पता नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, वेब 1.0, 2.0, 3.0 और वेब 5.0 में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर है बच्चों? बिल्कुल बात क्लियर हो गई। नोट कर लीजिए इसे। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वेब का मतलब वेब, वेब जो वेबसाइट यूज करते हो, वेब वहां से आया है। बहुत बढ़िया अभिनव कुमार पांडे, तुम ही बेस्ट, तो सबसे अच्छी फीड्स तुम्हारी ही हैं। नोट कर लिया बच्चों? सर जो शिकायत कोर्ट में स्लिप नहीं है, वो एक अलग तरीके का समीक्षा सक्सेना, एक अलग तरीके का इंटरनेट ये वेब डेवलप हो रहा है। कोर्ट वाले हाँ उस शिकायत को सुनकर कोई वो ले सकते हैं, मतलब स्टेप ले सकते हैं, बट इस अभी वेब फ्यूचर में सही होगा। अभी वेब 3.0 5.0 डेवलप किया जा रहा है। ये मैंने इस पर पूरा बच्चों नोट्स लिख दिया है। वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है, ठीक है, इस पर पूरा नोट्स मैंने लिख दिया है। वेब 1.0 क्या है, इस चरण में स्थिर वेबसाइटें थी और सामग्री सिर्फ पढ़ने के लिए होती थी, इसमें उपयोगकर्ता का इंटरेक्शन सीमित था, ठीक है, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर नोट कर दी है। वेब 2.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है, वेब 5.0 क्या है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को लिखकर नोट्स की तरह से दे दिया है। तो जो आपने नोट किया है वो तो है ही, लेकिन साथ साथ जो है इसका ये पूरा का पूरा जो है वो
आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा नोट्स मैंने बनाकर दे दिया है, तो इसे बाद में अभी जब आपको मिलेगी ना स्लाइड मिलेगी तब नोट कर लीजिएगा। लेकिन सारी चीज़ें मैंने डिटेल में यहाँ पर दे दी हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में मैंने दे दी हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। कल और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, शायद आपकी इसके बाद क्लास है या क्या है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 2 मिनट पहले छोड़ दीजिएगा, तो इसे बाद में नोट कर लीजिएगा। बाकी जो है बच्चों आज की क्लास में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। कल जो है और भी इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। कल हम इंटरनेट की काली दुनिया देखेंगे, इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा जो है वो कैसे जो है ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, उन पर हम लोग डिस्कस कल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक थैंक यू सो मच बच्चों। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, अच्छी तरीके से पढ़िए और शानदार तरीके से पढ़िए। कम्युनिकेशन जो है वो आपके सैटेलाइट के माध्यम से होता है स्पेस में। नहीं भाई, एक तो 1:30 तक नहीं लेने वाले थे, वो लिखा रहता है लेकिन 1:30 तक नहीं होती है क्लास। चलिए, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।